Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब and welcome back to our one short series lecture। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ ये अब तक का सबसे ज्यादा डिमांडेड चैप्टर है। मैम चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 9 लेकर आओ, तो आप लोगों की डिमांड पर एक्सक्लूसिवली मैं ये चैप्टर लेकर आई हूँ। ये चैप्टर देखने से पहले आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक के सारे चैप्टर्स देखकर कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वेटेज है और मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपका रिवीजन करवाने की कोशिश की है। आज के चैप्टर में भी मैं यही कोशिश करूंगी कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हम रिवाइज करें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो टॉपिक एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता उसको सुपरफिशियली रिवाइज करेंगे। आज का जो चैप्टर है इसका बोर्ड का वेटेज कितना है? अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स आता ही आता है इस चैप्टर में से। हर साल ये वेटेज फॉलो हुआ है। और अगर सीईटी की बात करूं तो सीईटी में भी आराम से 8 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर फॉलो करता है। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है और सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ये दो वर्ड्स को लेकर। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? जब आप सांस लेते हो तो सांस लेने के बाद जब आपके सेल्स के बीच में और आपके एयर के बीच में जो एक्सचेंज होता है, मतलब सांस लेने के बाद मेरे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, तो ऑक्सीजन जब मेरे सेल के अंदर जाता है और उसकी मदद से जब एटीपी बनती है, फिर मेरी बॉडी को एनर्जी मिलती है और फिर CO2 प्रोड्यूस होता है और वो CO2 बाहर आता है। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब सिर्फ जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, ये प्रोसेस ब्रीदिंग होता है। एयर इन एंड एयर आउट, इस प्रोसेस को हम सिर्फ ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है, जहां पर हम एटीपी बनाते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, इस बीच के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का। और सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो हमने प्रोड्यूस मतलब ऑब्टेन किया है, ये ऑक्सीजन अब हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा, हमारे हर एक सेल तक जाएगा, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। अब इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो उसको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। हमारी बॉडी में ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर्ड होती है, तो हमको जो फूड है वो फूड को कन्वर्ट करना पड़ता है और एनर्जी को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये कन्वर्जन कैसे होता है? रेस्पिरेशन की मदद से। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन आज तक पूछा तो नहीं है, बट कॉमन सेंस है कि आपको आना चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर रेस्पिरेशन? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी बॉडी में हो रहा है इसलिए बायोलॉजिकल है, और केमिकल प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर एटीपी फॉर्म हो रहा है। तो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है, जहां पर हम क्या करते हैं? एटीपी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हम एटीपी रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। एटीपी कहाँ से मिल रहा है हमको? एटीपी हमको मिल रहा है हमारे ग्लूकोज से। जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको एटीपी मिलता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस करने के लिए गैसियस एक्सचेंज करना जरूरी है। अब गैस एक्सचेंज हम कहाँ से कर सकते हैं? हर एक ऑर्गेनिज्म के पास रेस्पिरेशन करने के लिए अलग अलग साइट प्रेजेंट होती है। गैस एक्सचेंज पढ़ने से पहले जिन बच्चों को नहीं पता, मैं एक बार उनको फटाक से बता देती हूँ कि प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर आपको MHT CET 2025 करके एक फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में हमने आपको 1000 फ्री MCQs दिए हैं, जिससे आपकी CET प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। अभी आज का जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ ये तो मैं शॉर्ट में रिवीजन करा रही हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में रिवीजन करना है, आपको MCQs के साथ रिवीजन करना है, और अगर आप अपने MHT CET एग्जाम या फिर अपने BSc नर्सिंग एग्जाम को लेकर सीरियस हो, तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा बायोलॉजी का सिलेबस लाइव पढ़ाते हैं। और अगर आप वरदान बैच ज्वाइन करोगे तो आपको मॉक टेस्ट वाला बैच फ्री मिलेगा। और समझो अगर किसी बच्चे को लेक्चर्स नहीं देखना है, उनको सिर्फ MCQ सॉल्व करना है, तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट अलग कोर्स है, वरदान बैच अलग कोर्स है। जो बच्चा वरदान बैच ज्वाइन करेगा उसको मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा, जो बच्चा मॉक टेस्ट ज्वाइन करेगा उसको सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेंगे। सो जो भी करना है पढ़ाई करो ताकि आपका एंट्रेंस अच्छा हो सके। इस साल MHT CET एग्जाम के 2 अटेम्प्ट्स है, तो इसका पॉजिटिव एडवांटेज लो। पहले अटेम्प्ट में आपको समझ में आएगा कि एग्जाम कैसे देते हैं, और सेकेंड अटेम्प्ट में आप अपनी गलतियां सुधार कर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। BSc नर्सिंग के भी फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अपनी ही चैनल पे अजय सर ने एक डिटेल वीडियो बनाया है, हाउ टू फिल BSc नर्सिंग फॉर्म, तो आप वो वीडियो देखकर अपना फॉर्म भर सकते हो। MHT CET का डेडलाइन नजदीक आ रहा है, तो MHT CET का भी फॉर्म भरो, BSc नर्सिंग का भी फॉर्म भरो, जिन बच्चों को जो एंट्रेंस एग्जाम देना है। और सिर्फ फॉर्म भर के कुछ नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है?
तो हम क्या बात कर रहे थे कि हर एक ऑर्गेनिज्म गैस एक्सचेंज करता है। गैस एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है और उस स्पेसिफिक ऑर्गन के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, व्हाट आर दी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो जो भी ऑर्गन आपका रेस्पिरेशन करता है, जैसे हम लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स में लीफ की मदद से रेस्पिरेशन होता है, तो हम जैसे भी रेस्पिरेशन करते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया पतला होना चाहिए ताकि इजीली गैस एक्सचेंज हो सके। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होने चाहिए ताकि वो गैस एक्सचेंज कर सके, और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया मॉइस्ट होना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर होगा तो जल्दी गैस एक्सचेंज होता है। प्लांट्स में कैसे गैस एक्सचेंज होता है? स्टोमाटा की मदद से। प्लांट में जो लीव्स होते हैं, यंग स्टेम्स होते हैं, उनमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये अपना गैस एक्सचेंज कर सकता है। और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत पुराने पेड़ होते हैं, उन पुराने पेड़ की लकड़ियों में या कुछ कुछ फ्रूट्स में आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे होल्स की मदद से भी हमको रेस्पिरेशन प्रोसेस देखने मिलता है। तो दिस इज लेंटिसेल्स एंड दिस इज स्टोमाटा। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि 90% रेस्पिरेशन स्टोमाटा से होता है और 1% रेस्पिरेशन लेंटिसेल्स से होता है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में पूछा भी गया है 2025 में। इसी लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन में आया था कि हमारे पेड़ पे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी मदद से गैस एक्सचेंज होते हैं, तो उन छोटे छोटे होल्स को हम क्या बोलते हैं? Those small holes are known as lenticels। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक के बीच में से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमल्स रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो एनिमल का रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो, सबसे पहली बात, लोअर एनिमल्स के पास अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। हायर एनिमल्स के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे देखेंगे हायर एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा डिवाइड किया है। देखो, लोअर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें से आपको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे प्रोटिस्टा हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, ये ज्यादा हायर एनिमल्स नहीं है, तो ये पानी में रहते हैं, इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। फ्लैट वर्म्स, एनालिड्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अपनी बॉडी सरफेस की मदद से भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बताया है। इसमें से एक ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप पूरा टेबल एक बार रिवाइज करके जाओगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर आपको बुक गिल्स का एग्जांपल दिखाई दे रहा है। कौन करता है बुक गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन? आर्थ्रोपोड्स। यहाँ पर ये जो टर्टल है, इसके टेल के पास एक छोटा सा ओपनिंग होता है, वहां से वो रेस्पिरेशन करता है जिसको हम बोलते हैं क्लोका, ठीक है। और यहाँ पर आपको बुक लंग्स दिखाई दे रहे हैं, तो बुक लंग से कौन रेस्पिरेशन करता है? स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह, ओके। हायर एनिमल्स की अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नोज, नेजल कैविटी, एक्सटर्नल नेयर्स, ये जो नाक की ओपनिंग वगैरह है, ये सब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं एक्सटर्नल नेयर, नेजल कॅव्हिटी, इंटरनल नेयर। नेयर म्हणजे काय? ही जी ओपनिंग आहे, हे जे आपले नाकाचे होल आहेत, ह्याला नेयर्स म्हणतो, ह्याला नॉस्ट्रिल पण म्हणतो। तो ये बाहर का होल है और अंदर जाके इधर पे 2 छोटे होल्स होते हैं, ये अंदर वाला होल है। तो दीज आर एक्सटर्नल नेयर्स, दीज आर इंटरनल नेयर्स, ठीक है। फिर ये बीच का जो कैविटी है, नेजल कैविटी, फिर उसके बाद यहाँ वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। तो ये सारा पार्ट कहाँ तक? आपके थ्रोट तक, म्हणजे इथपर्यंत, यहाँ तक का पार्ट हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। और लैरिंग्स वाला जो पार्ट है, ये पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस क्लियरली कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है। नोज की अगर हम बात करें तो हमारा जो नोज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, आपके नाक के बीच में जो कार्टिलेज है, जो ऐसे बीच की दीवार का काम करता है, जो लेफ्ट और राइट के कैविटी को सेपरेट करता है, उस कार्टिलेज को बोलते हैं मेसेथमॉइड कार्टिलेज। ये कार्टिलेज वाला क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया था कि हमारी नेजल कैविटी को बीच में से कौन डिवाइड करता है। नेजल कैविटी को डिवाइड करने वाला कार्टिलेज है मेसेथमॉइड कार्टिलेज। और हमारी जो पूरी नाक है, इस नाक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट। वेस्टिब्यूल मतलब स्टार्टिंग पार्ट, ये जो नॉस्ट्रिल्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। नाक के बाल क्या करते हैं, जब घर में आप दिवाली की सफाई करते हो तो पूरे नाक में आपकी धूल जम जाती है ना, तो नाक के बाल एयर फिल्टर करते हैं ताकि कोई भी डस्ट या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल अंदर ना जाए। रेस्पिरेटरी पार्ट मतलब ये बीच वाला पार्ट, जो पार्ट हमेशा हमारी नाक का गीला गीला रहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, वार्म रहता है।
तो दिस इज द वास्कुलर पार्ट जहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। और तीसरा पार्ट है ऑल्फैक्टरी पार्ट। इट इज द अपर मोस्ट पार्ट एंड इट इज लाइंड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल। ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट, जो पार्ट से हम स्मेल करते हैं, तो ये ऑल्फैक्टरी वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब क्या होता है, हमारे माउथ का कैविटी। मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, अभी मैं यहाँ पे अपना ड्रॉइंग स्किल्स नहीं शो ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो नोज वाली कैविटी है और ये जो माउथ वाली कैविटी है, दोनों की कॉमन कैविटी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। लेकिन ये फेरिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। नाक से जो हवा आती है उसको बोलते हैं नोजोफेरिंग्स, दिस इज नोजोफेरिंग्स। और मुंह वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, नाक और मुंह दोनों के बीच में हमको प्रॉपर डिवीजन दिखाई देता है। ये बीच की जो हड्डी है दिस इज द पैलेट बोन। ये पैलेट बोन क्या करती है, अपर और लोअर फेरिंग्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है। द पैलेट बोन सेपरेट्स नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। द फेरिंग्स हैज अ सेट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स कॉल्ड टॉन्सिल्स। हमारे माउथ कैविटी में हमको टॉन्सिल्स भी देखने मिलते हैं। ये देखो, यहाँ पर एक पेयर टॉन्सिल्स है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो दीज आर फेरेंजियल, ट्यूबल एंड पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। आपको नाम नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इसका नंबर याद रखना है कि हमारे पास एक्चुअली में कितने टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। आपके टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा एक टेबल दिया है कि टॉन्सिल्स क्या करते हैं और कितने प्रेजेंट है। टॉन्सिल्स हमारी बॉडी के लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। मतलब जब आप कुछ कचरा खा लेते हो तो आपकी बॉडी में अगर अनवांटेड पैथोजेंस चले गए तो टॉन्सिल्स डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमको फूड बॉर्न डिजीज से बचाने की कोशिश करते हैं। टोटल टॉन्सिल्स अगर आप काउंट करने जाओ तो हमारे पास टोटल 5 टॉन्सिल्स होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। तो इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। लैरिंग्स की अगर हम बात करें तो लैरिंग्स, यहाँ पे जो वॉइस का वॉइस बॉक्स आता है बाहर, दैट इज एडम्स एप्पल, उसको लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स के पास बहुत सारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब आप सांस लेते हो नाक से या मुंह से, बीट बॉक्सिंग करते हैं, मुंह से अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं, तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। और जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, अलग अलग मॉड्यूलेशंस प्रोड्यूस होता है हमारी टंग की मूवमेंट की वजह से, हमारी टीथ की मूवमेंट की वजह से, हवा के वाइब्रेशंस की वजह से। लैरिंग्स के जस्ट ऊपर आपको ना यहाँ पर एक फ्लैप दिखाई देगा। अरे यार वो वीडियो नहीं है इधर पे, ठीक है। लैरिंग्स के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको ये छोटा सा फ्लैप दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज अवर, यहाँ पे लैरिंग्स है, ये अपना लैरिंग्स है, देखो। तो लैरिंग्स के जस्ट ऊपर लैरिंग्स की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। लैरिंग्स वाला जो ट्यूब है ना, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर आपको ये जो फ्लैप दिखाई दे रहा है, इस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अभी बेसिकली लैरिंग्स के नीचे आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। अभी विंड पाइप में गलती से भी खाना नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ठसका लग जाएगा। तो जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के टाइम पे आपका जो फूड है वो फूड मुंह से आता है, ये हमारे फ्लैप को नीचे गिराता है। ये देखो, खाना अंदर आ रहा है, जैसे ही खाना अंदर आया हमारा ये ढक्कन बंद हो गया। तो जब हमारा ढक्कन बंद हो जाता है, ये खाना पीछे से शिफ्ट होके ईसोफेगस में चला जाता है। देखो, खाना पीछे चला गया, ईसोफेगस में चला गया। जो पीछे वाला ट्यूब है वो ईसोफेगस है, ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। और आगे वाला जो पाइप है वो ट्रैकिया है, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। तो विंड पाइप में खाना ना जाए इसीलिए विंड पाइप के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम है खाने को ट्रैकिया में जाने से अवॉइड करना, वरना चोक होने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो ट्रैकिया एक लंबा सा ट्यूब है। इस ट्यूब को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे सी शेप के ऐसे कार्टिलेज रिंग्स देखने को मिलते हैं। इसका मेन काम क्या है, सीईटी में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज? इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। मतलब जब आप जोर जोर से सांस लेते हो तो ये ट्रैकिया को आपस में ठप करके ऐसे कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करता है। अभी ये ट्रैकिया आगे जाके ब्रांचेस निकालता है। तो यहाँ पर जो 2 ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और फिर इनके और ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। राइनोप्लास्टी मतलब क्या होता है? नोज सर्जरी। तो अगर आपका नोज का स्ट्रक्चर डिफॉर्म्ड है या फिर आपको कुछ नया शेप देना है तो हम राइनोप्लास्टी करा सकते हैं। ब्रोंकाई मतलब क्या होते हैं? ट्रैकिया से जो ब्रांचेस निकलते हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। इनके पास भी सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके अपना और ब्रांचेस बनाता है सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में, और ये सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई आगे जाके ब्रांचेस बनाएंगे, इनको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। और इस ब्रोंकियोल्स में से आगे जाके आपको छोटे छोटे ऐसे ग्रेप्स जैसे बंडल दिखाई देगा, इनको बोलेंगे एल्वियोलाई। तो यहाँ से हवा जाती है
आपके ट्रैकिया के अंदर ना छोटे छोटे सीलिएटेड सेल्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे अंदर ही अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्योंकि गलती से समझो आपने कुछ कचरा खा लिया या कुछ धूल आपके मुंह में चली गई तो करके ठसका करके आप वो कचरा मुंह से बाहर निकाल देते हो। तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या होता है, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल अगर आपके मुंह में चला गया तो वो आपके लंग्स में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए सीलिया उसको बाहर फेंक देता है। सेम सीलिया हमको ब्रोंकाई में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर लास्ट पार्ट आता है एल्वियोलाई, बट एल्वियोलाई से पहले आता है लंग्स। ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स के अंदर जा रहे हैं। अभी हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। सबसे पहली बात तो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। आपका जो हार्ट है वो सेंटर में है, लेकिन हार्ट का जो बेस है ना वो लेफ्ट की तरफ ऐसे घुमा हुआ है, तो इसीलिए लेफ्ट वाला जो लंग है ये थोड़ा छोटा है और राइट वाला लंग थोड़ा बड़ा है। तो राइट वाले लंग्स के पास 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट वाले लंग्स के पास 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। द राइट लंग हैज 3 लोब्स एंड लेफ्ट वाले लंग्स के पास 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी लंग्स का अगर आउटर मेम्ब्रेन हम देखें तो लंग्स के पास डबल प्लूरल मेम्ब्रेन है। इसके पास 2 आउटर लेयर होती है, एक पैराइटल लेयर, एक विसरल लेयर, और दोनों लेयर के बीच में ना एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। जब आप सांस लेते हो तो आपका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो उस टाइम पे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए ये फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। और ये फ्लूइड इसी लेयर से बनता है, प्लूरल मेम्ब्रेन से ही बनता है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक लोब में आपको ये बनाना के ग्रेप्स के बंडल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इस बंडल को बोलते हैं एल्वियोलाई। ये देखो यहाँ पर आपको आउटर लेयर और इनर लेयर दिखाई दे, सॉरी ये तो रिब केज है। ये आउटर लेयर और इनर लेयर दिखाई दे रही है और इसके अंदर जो फ्लूइड है दिस इज योर प्लूरल फ्लूइड, ओके। और लास्ट आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, ये अपना ग्रेप्स जैसा बंडल है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये हमारा मेन ऑर्गन है, यहीं पर हमारा गैस एक्सचेंज होता है, क्योंकि एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स अपना CO2 एल्वियोलाई को देते हैं और एल्वियोलाई का ऑक्सीजन खुद ले लेते हैं। सो ये छोटे छोटे ग्रेप्स के बंच जैसा दिखाई देता है। आपको CET एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्वियोलाई मेम्ब्रेन किससे बनी है। एल्वियोलाई इलास्टिक होती है क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, पूरा ब्लड एक्सचेंज करना है, तो एल्वियोलाई काफी फ्लेक्सिबल और काफी इलास्टिक होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम सेल। एल्वियोलाई सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम सेल से बनता है। ये देखो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं, एक सिंगल एल्वियोलाई अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये एल्वियोलाई का जो आउटर मेम्ब्रेन है ना ये नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे लंग्स में अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट है जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे हमने प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रूट का जो रूट हेयर है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही लंग्स का काम गैस एक्सचेंज करना नहीं है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उसका काम है गैस एक्सचेंज करना। और लास्ट आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम से सेपरेट करके रखता है। जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डोम शेप रहता है, जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है तो वो फ्लैट हो जाता है। सॉरी, इट इज डोम शेप एंड ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स फ्लैट। मैंने उल्टा बोला, जब डायफ्राम रिलैक्स रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, और जब वो जब डायफ्राम अपना एकदम नॉर्मल कंडीशन में है तो वो ऐसा रहेगा, डोम शेप रहेगा। और जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको दबाया जाता है, तो वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हमें यहाँ पर टोटल 4 स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है, और इसके ऊपर आपको ऑलरेडी बोर्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम समझेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट, इसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इसको ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, और इस गैस एक्सचेंज की वजह से ऑक्सीजन जब हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इस प्रोसेस की शुरुआत होती है ब्रीदिंग करने से। तो ब्रीदिंग के बारे में हमको क्या बताया गया है कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर हम गैस एक्सचेंज करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है वो एयर हम इनहेल करते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। और ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने के लिए हमारा थोरैसिक केज मूव होता है, मतलब जो हमारे चेस्ट की बोन्स हैं, ये बोन्स की मूवमेंट हम फील करते हैं। हमारा रिब मूव होता है, हमारा स्टर्नम मूव होता है, हमारे इंटरकोस्टल मसल्स मूव होते हैं, और हमारे डायफ्राम के मसल्स भी हमको मूव होते हुए फील होते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसके ऊपर ना आपको क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में। कहाँ गया, एक सेकेंड,
हाँ ये देखो, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ब्रीदिंग, ये 2023 का क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स, एंड इंटरप्रेट द गिवन डायग्राम एंड एनलिस्ट द चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। मतलब यहाँ पर भी ब्रीदिंग प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करने बोला है, यहाँ पर भी ब्रीदिंग प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करने बोला है। ये 3 मार्क्स के लिए आया था, ये 4 मार्क्स के लिए आया था। 2025 में इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आया, तो 2026 में आने के चांसेस हैं, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से समझेंगे। इंस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब भी आप एयर इनहेल करते हो तो आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे फ्लैट हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। आपका जो रिब केज है, जब आप सांस लेते हो, खुद सांस लेके देखो, जब आप सांस लोगे तो आपका रिब केज बाहर की तरफ आएगा और डायफ्राम नीचे चला जाएगा और हवा पूरी लंग्स के अंदर भर जाएगी, तो हमारा जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी लंग्स एक्सपांड हो जाता है। अब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लोअर देन द प्रेशर आउटसाइड। मतलब अब लंग्स के अंदर हवा भर चुकी है, तो अब लंग्स को और ज्यादा हवा नहीं चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर में हवा कम हो गई, तो अब एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम हो गया और हमारे लंग्स में बहुत सारी हवा आ गई है। तो अब हमारा जो लंग्स है वो इस एयर को बाहर रिलीज करता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। मतलब हमेशा गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जब आप सांस लेते हो तो लंग्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो लंग्स की हवा बाहर आ जाएगी, यानी CO2 बाहर आ जाएगा। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपके एटमॉस्फेयर में ज्यादा एयर हो जाता है, तो वापस से एटमॉस्फेयर की एयर आपके लंग्स में जाती है। बार बार ऐसे ही होते रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अंदर की हवा बाहर आएगी, फिर बाहर की हवा अंदर जाएगी, तो यही प्रोसेस चालू रहता है। तो एयर हमने अंदर ली, ठीक है, डायफ्राम पुशेस डाउन, डायफ्राम नीचे जाता है और हमारा जो एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन एक्सपांड हो जाता है। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या क्या होता है, हम एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लेते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका एयर का फ्लो होता है। यहाँ पर जब आप सांस लेते हो तो आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ये देखो डायफ्राम फ्लैट होता है। जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, द डायफ्राम फ्लैट्स, और नीचे चला जाता है, और जो एक्सटर्नल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपका रिब केज बाहर की तरफ आ जाता है। द रिब एंड द स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और इसके वजह से हमारे लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। देखो ना, लंग्स में कितनी हवा बढ़ गई, तो लंग्स का साइज बढ़ जाता है। एंड दिस डिक्रीजेस द प्रेशर ऑफ थोरैक्स। तो अब ये प्रेशर इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, फटाफट 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 लंग्स के अंदर हवा भर दी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन। अब लंग्स के अंदर हवा भर गई, तो अब ये हवा वापस बाहर निकालनी है। तो अब बाहर निकालने के टाइम पे जो प्रोसेस इंस्पिरेशन के टाइम पे किया था, उसका उल्टा प्रोसेस एक्सपिरेशन के टाइम पे होगा। आप जब हवा बाहर निकालोगे तो डायफ्राम फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। आपका रिब केज, जब आप सांस लेते हो तो रिब केज बाहर आता है ना, जब आप सांस छोड़ते हो तो रिब केज अंदर चला जाता है। लंग्स छोटे हो जाते हैं क्योंकि हवा बाहर आ गई है, तो एयर बाहर एक्सपेल हो जाती है। सो ड्यूरिंग एक्सपीरेशन आपका थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपका स्टर्नम, आपका जो ये है डायफ्राम है, ये डायफ्राम फिर से डोम शेप हो जाता है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो आपका रिब केज अंदर की तरफ चला जाता है और आपके थोरैसिक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाती है। लंग्स में से हवा निकलने के बाद तो लंग्स पचक ही जाएंगे ना, एंड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी चेंज हो जाता है। सो हम फटाफट फटाफट एक्सपिरेशन कर देते हैं। जब आप एक बार सांस अंदर लेते हो और एक बार सांस बाहर छोड़ते हो तो इसको बोलते हैं वन ब्रीदिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वापस से सेम चीज बताई गई है कि हवा अंदर जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल्स है, वहां पे जाके हमारा गैस एक्सचेंज होने वाला है। तो अब एल्वियोलाई के पास गैस कैसे एक्सचेंज होता है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं, ध्यान से सुनो। ये अपना एल्वियोलाई है, ये जो रेड कलर से मैं बना रही हूँ, दिस इज अवर एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई के बाजू में आपका ब्लड वेसल्स है। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी CO2 ब्लड लेकर आता है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एल्वियोलाई का सेल मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई का सेल मेम्ब्रेन स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है, और इसके बाजू में जो ब्लड वेसल है ना, इस ब्लड वेसल का जो लेयर है ये भी स्क्वेमस एपिथेलियल से ही बना है। मतलब ये वाली लेयर देखो और ये वाली लेयर देखो, दोनों लेयर सेम है, बिकॉज बोथ द लेयर आर मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन भी स्क्वेमस एपिथेलियम से बनता है और ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन भी स्क्वेमस एपिथेलियम से बनता है। दे बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, और इन दोनों से मिलके हमारा गैसियस एक्सचेंज ऑर्गन बनता है। मतलब एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में हमारा गैस एक्सचेंज होने वाला है। अब ये गैस एक्सचेंज कैसे होने वाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो हमने क्या पढ़ा है हमेशा कि गैस कैसे एक्सचेंज होता है, गैस कैसे एक्सचेंज होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट।
ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेट, आई विल एक्सप्लेन इट ओवर हियर, यहाँ पे साइड में जगह है ना। यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि गैस एक्सचेंज कैसे होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से सुनो, ये अपना एल्वियोलाई है, दिस इज अवर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर हवा आती है। अब इस हवा में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं। लेकिन मुझे इतने सारे गैसेस के बारे में नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। जब आप 4 में से सिर्फ 2 गैसेस के बारे में पढ़ते हो, यानी कि सिर्फ आप उसका हाफ नॉलेज ले रहे हो, यानी आप पार्शियल नॉलेज ले रहे हो, तो हमको सारे गैसेस का प्रेशर नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है, सिर्फ ऑक्सीजन और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब मैं सिर्फ ऑक्सीजन और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर स्टडी करूंगी, तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैस में बहुत सारे, एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, मुझे इतने सारे गैसेस के बारे में नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ 2 गैसेस के बारे में पढ़ना है, तो पार्शियल प्रेशर पढ़ना है हमको। अब ध्यान से सुनो, ये अपना एल्वियोलाई है, ठीक है, और एल्वियोलाई के बाजू से आपका ब्लड वेसल जा रहा है, यहाँ पे आपका ब्लड वेसल है। अभी ये वाला जो ब्लड वेसल है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये वाला ब्लड वेसल पल्मोनरी वेन है। मतलब यहाँ से आपका CO2 अंदर आता है, आपके टिश्यू ने, आपका जो टिश्यू है, इसने सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया है, और इसने जो CO2 बनाया है, वो CO2 पल्मोनरी आर्टरी से अंदर आएगा। तो अभी ये जो अपना ब्लड वेसल है, मैं इसको लिख देती हूँ, दिस इज अवर ब्लड वेसल, ठीक है। तो इस ब्लड वेसल में आपको CO2 कितना दिखाई दे रहा है? इस ब्लड वेसल में CO2 की मात्रा कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी। कितना CO2 है इसके पास? 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और इसके पास ऑक्सीजन कितना है? इस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन कितना है? 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। इसके पास CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। और हमारा जो लंग्स है, मतलब ये जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन कितना है? 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और इसके पास CO2 कितना है? CO2 इसके पास 40 होना चाहिए, एक मिनट, हाँ, हाई कौन सा, हाँ, इसके पास CO2 40 है, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनो, ये रूल याद रखो कि गैस हमेशा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, तो आप ये वाला रूल अप्लाई करो। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आने वाला है? फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल। हमारा जो ऑक्सीजन है, ये एल्वियोलाई से ब्लड वेसल के पास आएगा, क्योंकि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है। और CO2 कहाँ से कहाँ जाने वाला है? CO2 जाने वाला है फ्रॉम ब्लड वेसल टू एल्वियोलाई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो CO2 कैसे ट्रेवल करेगा? फ्रॉम ब्लड वेसल टू एल्वियोलाई। आपको सिंपल सिर्फ ये रूल अप्लाई करना है कि गैस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हमारा जो पल्मोनरी ब्लड वेसल है, मतलब ये वाला जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के पास CO2 कितना है? 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, CO2 इज 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी। मिलीमीटर मर्क्यूरी ये उसका यूनिट है, मतलब हम ब्लड वेसल्स को, ब्लड प्रेशर को जो डिवाइस से मेजर करते हैं, तो उसमें जो मर्क्यूरी होता है, आप ब्लड प्रेशर वाली मशीन देखे हो ना, मर्क्यूरी रहता है, तो इसीलिए मर्क्यूरी वर्ड यूज किया है। और उसमें जो मेजरमेंट होते हैं वो मिलीमीटर के हिसाब से होते हैं। तो हमारा जो ब्लड वेसल है, इसमें CO2 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, और इसके पास ऑक्सीजन कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, इसके पास ब्लड वेसल के पास CO2 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी है और ऑक्सीजन 40 है। ऑक्सीजन इज ओनली 40। और वही अगर मैं एल्वियोलाई कंपेयर करूं, तो एल्वियोलाई के पास CO2 कितना है? इस एल्वियोलाई के अंदर CO2 कितना है? 40, और ऑक्सीजन कितना है? 104। तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? एल्वियोलाई से ब्लड वेसल के पास, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और CO2 कहां से कहां जाएगा? ब्लड वेसल से एल्वियोलाई के पास, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको 2-3 बार रिपीट करके देखो तो आपको समझ जाएगा। तो बस इसमें यही दिया है कि आपका जो गैस एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में कैसे होता है। आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस ब्लड वेसल से एल्वियोलाई के पास जाता है, और एल्वियोलाई में से ब्लड वेसल में आता है। जहां पे जो हाई होगा वो लो की तरफ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये था अपना एल्वियोलाई वाला ब्लड एक्सचेंज, मतलब गैस एक्सचेंज। ये देखो, ये जो लंग्स है, लंग्स के पास क्या ज्यादा है? लंग्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है।
तो जब ब्लड आता है, हमारा हीमोग्लोबिन आता है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये अपना लंग्स है, ये CO2 लंग्स को देता है और बदले में ऑक्सीजन लंग्स से ले लेता है। देखो CO2 इसने दिया और ऑक्सीजन ले लिया, बस इतना ही सिंपल एक्सचेंज होता है, ठीक है। ओके, अब ये जो वॉल्यूम्स हैं, इन वॉल्यूम्स के बेसिस पे आपको बोर्ड एग्जाम्स में तो क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन सीईटी एग्जाम और नीट एग्जाम में आपको मैच द कॉलम पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल है। जब आप नॉर्मल सांस लेते हो तो आपके लंग्स में जितनी हवा भरती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है, 500 ml। जब आप बहुत योगा करने बैठते हो और एकदम ध्यान लगाकर सांस लेते हो तो आप बहुत लंबी सांस लेते हो, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि टाइडल वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा होती है, 2000 to 3000 ml। फिर जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है, जब आप योगा करने बैठे हो, जब आप सांस लेते हो तो लंबी सांस लेते हो, फिर जब आप सांस छोड़ते हो तो लंबी सांस छोड़ते हो, लेकिन फिर भी पूरी हवा बाहर नहीं आती। जितनी हवा अंदर गई थी उतनी पूरी हवा बाहर नहीं आती, उसकी आधी हवा बाहर आती है। तो बीच में जो हवा बच जाती है, यहाँ इन दोनों के बीच में जो हवा बच गई उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। मैंने 2000 ml हवा अंदर ली पर सिर्फ 1000 ml हवा बाहर निकाली, तो बीच में जो 1000 ml हवा बच गई, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। और डेड स्पेस मतलब क्या होता है कि हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नोज में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकियोल्स में थोड़े बहुत ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ना हमेशा चिपके रहते हैं, जो कभी एक्सचेंज नहीं होते, जो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही चिपक के रहते हैं। जब आप पानी भरते हो तो पानी के पाइप में ऊपर नीचे यहाँ वहां अंदर अंदर पानी के ड्रॉप्स चिपके रहते हैं। आप उस पाइप को कितना भी सुखाओ, वो ड्रॉप्स वैसे ही चिपके रहेंगे। वो ड्रॉप्स ना तो यूज होंगे ना तो सूखेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। हाँ, 3-4 महीने तक पाइप को खुला रखोगे तो सूख जाएंगे। तो वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो कभी यूज नहीं होते, वैसे ही ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है जो कभी यूज नहीं होते, बस रहते हैं, उनको बोलते हैं डेड स्पेस। ये डेड स्पेस कब यूज होती है, जब आप मर जाते हो या हम मर जाते हैं, तो हमारे टिश्यूज को टेम्पररी टाइम के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ये गैस मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो ये हमने अलग अलग वॉल्यूम्स देखी। अब लंग कैपेसिटी के हिसाब से टोटल लंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम कितना सांस होल्ड करके रख सकते हो। तो हम नॉर्मल वॉल्यूम होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। हम जब योगा करने बैठते हैं तो हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होल्ड करके रख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर और क्या होल्ड करके रख सकते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी में, ये देखो इधर फॉर्मूला दिया है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये पूरी की पूरी वॉल्यूम ऐड कर दो, 1 2 3 4 सबको ऐड कर दो, तो ये अपना लंग कैपेसिटी हो जाएगा। और वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, आपका लंग्स ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कैलकुलेट करने के लिए आप कितनी हवा बाहर छोड़ सकते हो या कितनी हवा सांस लेने के बाद बाहर छोड़ सकते हो, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। लोगों का जब लंग टेस्ट करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, तो उनकी वाइटल कैपेसिटी टेस्ट की जाती है। तो वाइटल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ पर ये देखो फॉर्मूला दिया है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल सांस अंदर लिया और योगा करने के टाइम पे सांस अंदर लिया और फिर सांस बाहर छोड़ा, तो यहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर बाकी 3 वॉल्यूम्स आपने ऐड की, तो दैट विल बी योर वाइटल कैपेसिटी। ओके, अब नेक्स्ट आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। बच्चों को ना ये टॉपिक कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट ये टॉपिक है नहीं डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनो। हम जब भी बात करते हैं अपने रेड ब्लड सेल की, तो हमको पता है कि हमारे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एक रेड ब्लड सेल में 1 RBC हैज अप्रोक्सीमेटली 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एक रेड ब्लड सेल में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अभी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है, लेकिन 100% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है क्या, नहीं। 3% ऑक्सीजन वाटर की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है H2O के फॉर्म में, और बाकी का 97% हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको 100% सैचुरेशन रेट कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 3% तो पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सैचुरेशन ज्यादा से ज्यादा 95 to 97% ही मिलेगा। मैम सैचुरेशन मतलब क्या होता है, ये अपना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 प्रोटीन चेन होती है। अगर इस 4 प्रोटीन चेन के पास 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमारा जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये 25% सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना, उसको सैचुरेशन बोलते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन, मतलब एक चेन के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड हो गया, 25% सैचुरेशन। यहाँ पर एक ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो ये भी हो गया 25%। 25 मतलब कितना परसेंट सैचुरेशन हो गया, 50% सैचुरेशन हो गया। एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल है,
तो अब हो गया 75% सैचुरेशन रेट। और अगर और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया तो ऑलमोस्ट 100% सैचुरेशन रेट हो गया, हम ऐसा बोलते हैं, पर 100% नहीं होता। एक्चुअली देखा जाए तो 22.5 22.5 ऐसा सैचुरेशन रेट हमको देखने मिलता है, 23 22.5 के आसपास। तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। अब ये सैचुरेशन किस पे डिपेंड करता है? जब आप पहाड़ वगैरह चढ़ने जाते हो तो आपके रेड ब्लड सेल्स तो वैसे के वैसे ही है और उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो भी वैसे का वैसा ही है, लेकिन ऑक्सीजन कम होने लग जाता है ना। जब हम पहाड़ वगैरह जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपका ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कि आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा कि नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीजेस विद ड्रॉप इन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे कम होते जाएगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे सैचुरेशन रेट कम होते जाएगा। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही सैचुरेशन रेट 20%, 30%, 40% पे पहुंच गया था ना। सैचुरेशन 90% से ऊपर है मतलब आप अच्छे वातावरण में हो, अगर आपका सैचुरेशन 50% से नीचे जा रहा है मतलब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 प्रोटीन चेन्स होती है, यानी कि उसके पास 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है तो ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने साथ अपने गांव नहीं लेके जाने वाला है। ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को कहां लेके जाता है? टिश्यू के पास, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एटीपी बनता है। हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा कि ऑक्सीजन अगर रहेगा तो ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, तो ही एटीपी बनेगी। तो हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेकर जाना, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम पड़ने लग जाता है, टिश्यू को एटीपी मिलना बंद हो जाता है, टिश्यू वीक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया तो एनर्जी नहीं मिल रही है। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी पे पहुंच गया तो मतलब बहुत ही ज्यादा आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट कम हो चुका है। अब ऐसे केस में क्या होता है, जैसे जैसे समझो यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ये अपना टिश्यू वाला पार्ट है और ये अपना लंग्स वाला पार्ट है। अभी लंग्स के पास तो आप हमेशा ताजी ताजी हवा लेते हो और जब आप हवा अंदर लेते हो तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहता है और CO2 कम रहता है, बराबर ना। और यहाँ पे टिश्यू के पास हमने ऑक्सीजन पूरा यूज कर लिया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 40 और यहाँ पर CO2 है 45। तो अभी टिश्यू को अर्जेंटली ऑक्सीजन चाहिए, टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे लंग्स के पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इन रेड ब्लड सेल्स के पास जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, और बन जाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन गया इधर पे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन को लेकर टिश्यू के पास जाएगा। जब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टिश्यू के पास आएगा तो ये बार्टर सिस्टम करता है। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? एक हाथ ले एक हाथ दे। तो ये अपना ऑक्सीजन टिश्यू को देता है और बदले में टिश्यू का CO2 खुद ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हीमोग्लोबिन ने? अपना ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया, यानी खुद से ऑक्सीजन को अलग कर दिया। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन। और इसके वजह से जो कर्व आपको मिलता है, इस कर्व को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब यहाँ पर आपको ऐसे अलग अलग कर्व क्यों दिखाई देता है? ध्यान से देखो, जब भी हमारे बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन कम होने लग जाता है मतलब CO2 ज्यादा हो रहा है, अगर आपके ब्लड में CO2 ज्यादा हो रहा है तो ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड की वजह से आपका ब्लड का pH एसिडिक होने लग जाता है, यानी pH नीचे जाने लग जाता है। जब आपका ब्लड का pH नीचे जाएगा तो मतलब आपको ऑक्सीजन जल्दी चाहिए, CO2 ज्यादा हो गया है, सेल्स सफोकेट होने लगे, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारा ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि राइट साइड में क्या है? लंग्स है। लंग्स के पास ताजा ताजा ऑक्सीजन आया है, यहाँ पे बहुत सारा CO2 हो गया था और ऑक्सीजन एकदम से कम हो गया था। तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होता है, इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट मतलब क्या होता है? बोहर इफेक्ट में R स्पेलिंग आती है। R मतलब हमारा ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। राइट साइड में क्यों शिफ्ट हुआ ग्राफ? क्योंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। CO2 बढ़ने की वजह से एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। जैसे ही आपका एसिडिटी इंक्रीज होता है वैसे ही आपका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, एंजाइम एक्टिविटी चेंज हो जाती है, एबनॉर्मल तरीके से आप एटीपी बनाना स्टार्ट करने लग जाते हो कि भाई एनर्जी चाहिए एनर्जी चाहिए एनर्जी चाहिए। तो पूरा बॉडी का सिस्टम हिल जाता है। तो लंग्स को पता चल जाता है कि टिश्यू को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा हीमोग्लोबिन टिश्यू को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लाके देता है। तो ये हीमोग्लोबिन जब टिश्यू को ऑक्सीजन लाके देगा, यहाँ पर जैसे ही आप ऑक्सीजन लाकर दोगे
आपने ऑक्सीजन दे दिया और आपने CO2 ले लिया, तो अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा। जैसे ही CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा, हमारा pH फिर से अल्कलाइन हो जाएगा, 7.4 pH हो जाएगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल pH हो जाएगा, और फिर से आपका ब्लड ठीक से फिर से काम करने लगेगा। तो जब आपको ऑक्सीजन मिल जाता है तो आपका ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। लेफ्ट की स्पेलिंग में एल आता है और हेल्डेन इफेक्ट की स्पेलिंग में भी एल आता है। तो जब आपका ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो रहा है उसको बोर इफेक्ट बोलते हैं, जब आपका ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है उसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी है वो ऑक्सीजन और CO2 की पार्शियल प्रेशर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था बोर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट। अब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या बोला गया है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये उस लड़की की तरह है जिसको सिर्फ रेड फ्लैग्स पसंद आते हैं, ठीक है। हमारे हीमोग्लोबिन को रेड फ्लैग ज्यादा पसंद आते हैं, जो चीज उसको नहीं लेनी चाहिए उसको वही चीज पसंद आती है। मतलब अगर तुम हीमोग्लोबिन को ऑप्शन दोगे कि ये अच्छा लड़का है इसके साथ तू चले जा, तो वो नहीं मानेगी, ठीक है। तुम उसको 250 अलग अलग अच्छे अच्छे लड़के लाके दोगे तो भी वो नहीं मानेगी, लेकिन वो उसी एक लड़के के पीछे जाएगी जो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यानी हीमोग्लोबिन 250 टाइम्स मोर अट्रैक्टेड है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर, और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा पॉइजनस गैस माना जाता है क्योंकि ये आपके सेल्स को डिहाइड्रेट कर देता है, एटीपी ब्लॉक कर देता है और आपके सेल्स काम नहीं कर पाते हैं। तो हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर है। हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है, जो ज्यादा अवेलेबल रहेगा हीमोग्लोबिन उसके साथ चला जाएगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, अगर CO2 ज्यादा अवेलेबल है तो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करेगा। मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन गोल्ड डिगर का काम करता है, जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन वो उसके पास चला जाएगा, जिसके पास ज्यादा CO2 वो उसके पास चला जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन और CO2 अगर हैं और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो हीमोग्लोबिन इन दोनों को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाएगा, क्योंकि उसको रेड फ्लैग्स ही पसंद है। तो जब कहीं पे भी आग लगती है तो आग में जो धुआं निकलता है, काला धुआं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस होता है, और इसीलिए लोगों की चोक होकर डेथ हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अभी CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सेम जैसे हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा वैसे ही CO2 का भी ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर की मदद से 7% CO2 बाहर आता है, फिर आपके बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70% CO2 बाहर आता है, और बाकी का 23% CO2 रेड ब्लड सेल्स की मदद से बाहर आता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की मदद से बाहर आता है, ठीक है। अभी वाटर की मदद से और आपके बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कैसे बाहर आता है, ये देखो, ये अपना टिश्यू है, ये अपना ब्लड है, ओके। दिस इज टिश्यू, दिस इज ब्लड वेसल। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो CO2 है, ठीक है, कुछ CO2 रेड ब्लड सेल के अंदर गया और कुछ CO2 प्लाज्मा में है। प्लाज्मा में कितना परसेंट CO2 है, 7% CO2 है, और रेड ब्लड सेल के अंदर कितना परसेंट CO2 जा रहा है, 70% CO2 जा रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लाज्मा में वाटर अवेलेबल है और यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, दोनों के पास वाटर अवेलेबल है। प्लाज्मा में जो रिएक्शन होता है वही रिएक्शन रेड ब्लड सेल में होता है, लेकिन प्लाज्मा में एक एंजाइम एब्सेंट है जो कि रेड ब्लड सेल के पास होती है। तो यहाँ पर ना ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है और आरबीसी में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि प्लाज्मा के पास एंजाइम नहीं है, इसके पास एंजाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्लो प्रोसेस होता है। कार्बोनिक एसिड बनता है, ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, इसीलिए कार्बोनिक एसिड फटाक से स्प्लिट हो जाती है। सेम प्रोसेस आरबीसी के अंदर भी होता है, लेकिन आरबीसी के पास ये स्पेशल एंजाइम है जिसके वजह से ये प्रोसेस सुपर डुपर फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगी, ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है तो ये कार्बोनिक एसिड स्प्लिट हो जाएगी। अब ये कार्बोनिक एसिड जब स्प्लिट हो जाती है तो इसका जो कार्बोनेट आयन है ना वो फटाक से बाहर चला जाता है, इसको बहुत घाई रहती है, इसको रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं रहना, ये कार्बोनेट आयन बाहर चला जाता है। ये कार्बोनेट आयन जब बाहर जाता है तो बाहर प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट है, ये कलर नहीं दिख रहा है, प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ KCl होता है, NaCl होता है, ऐसे अलग अलग सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपका ये कार्बोनेट आयन बाहर आता है तो इसमें से सोडियम क्लोराइड स्प्लिट हो जाता है, ये नेगेटिव मॉलिक्यूल है तो ये इस पॉजिटिव मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड हो जाता है, मतलब HCO3- एंड Na+ मिलके आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनता हुआ दिखाई देता है। अब ये आयन बाहर आ गया तो अंदर आपका pH बदल गया ना, अंदर सिर्फ हाइड्रोजन बचा है, तो अब अंदर pH बैलेंस करने के लिए ये क्लोराइड आयन हम अंदर डाल देते हैं, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिनन। जब हम क्लोराइड को अंदर शिफ्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या फिर उसको बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिनन, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोराइड अंदर को अंदर लेकर आए, क्लोराइड आयन को अंदर लेकर आए। तो अब ये हाइड्रोजन इस क्लोराइड आयन के साथ बाइंड करेगा और HCl बनाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच फिर से चेंज होगा, यानी ब्लड फिर से एसिडिक होने लग जाएगा। तो ये एक प्रोसेस चालू है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये 70% होता है, ठीक है। और बाकी का जो 23% प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है, मतलब जो CO2 रेड ब्लड सेल के पास आ रहा है उसमें से कुछ CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। जब ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन के पास CO2 है, तो जब ये रेड ब्लड सेल टिश्यू के पास था, इसने टिश्यू का पूरा CO2 कलेक्ट कर लिया, ठीक है, पूरा CO2 हमने कलेक्ट कर लिया। 7% CO2 प्लाज्मा में गया, 70% CO2 रेड ब्लड सेल के अंदर आया, 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ गया। देखा जाए तो ये दोनों ही रेड ब्लड सेल के अंदर आ रहा है, लेकिन 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और बाकी 70% CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फिर अनस्टेबल होने की वजह से स्प्लिट हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। इतना हमको समझ में आया कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इधर पे बन रहा है। और यहाँ पर हमारे लंग्स के पास से जो ऑक्सीजन हमने लाया था वो ऑक्सीजन हमने दे दिया टिश्यू को। ये देखो, टिश्यू को ऑक्सीजन दिया और टिश्यू का CO2 हमने वापस ले लिया, गिव एंड टेक वाला सिस्टम किया हमने। अब हम क्या करेंगे इधर पे, अब ये लंग्स के पास आ गए, मतलब यहां से घूमकर हमने टिश्यू का CO2 लिया और टिश्यू का CO2 लेकर अब हम लंग्स के पास आ गए। तो अब पूरा प्रोसेस उल्टा होगा, ठीक है। अब यहां से जाते हैं, ये देखो, जो यहाँ पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना था, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन स्प्लिट हो जाएगा। अब ये CO2 लंग्स के पास चला जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ का CO2 लंग्स के पास आ गया और लंग्स के पास जो ऑक्सीजन था वो रेड ब्लड सेल के पास आ गया। तो यहाँ पर ये सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला रिएक्शन, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपना जो बाइकार्बोनेट आयन स्प्लिट हुआ था वो फिर से स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन जो बाहर भटक रहा था ये फिर से अंदर आ जाएगा, क्लोराइड आयन फिर से बाहर चला जाएगा, ये फिर से कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, इसीलिए ये फिर से स्प्लिट होके CO2 बन जाएगा और अब ये CO2 लंग्स के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 23% CO2 हमने लंग्स को दिया, यहाँ पर 70% CO2 हमने लंग्स को दिया और यहाँ पर 7% CO2 हम लंग्स को दे रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, CO2 को टिश्यू से लिया और उसको लंग्स को दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया, पहले उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि आप CO2 को इजीली बाहर नहीं फेंक सकते। CO2 बहुत ही नालायक मॉलिक्यूल है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो लंग्स के पास जाता है। तो यहाँ पर हम CO2 को कन्वर्ट कर करके बाहर फेंक रहे हैं बॉडी के। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के पास ये स्पेशल एंजाइम है, ये एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए हमको ये वाला कोफैक्टर चाहिए होता है, दैट इज जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल में मिलता है, प्लाज्मा में नहीं मिलता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से ही हमारा कार्बोनिक एसिड बनता है और ये आरबीसी के अंदर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि प्लाज्मा में ये एंजाइम है ही नहीं, ठीक है। तो हैमबर्गर फिनोमिनन क्या होता है हमने वो भी देख लिया। यहाँ पर ध्यान से देखो, थोड़े टाइम के लिए जब हमारा पीएच इधर हिल गया था, तो पीएच को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन बफर का काम भी करता है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बफरिंग एजेंट, क्योंकि ये हमारे पीएच को स्टेबल करके रखता है। ये देखो, मतलब जब ये आपका बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला बचता है ना। अब थोड़ा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बाइंड होता है, बट बाकी का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है टेम्पररी टाइम के लिए, और फिर वापस से आपका CO2 स्प्लिट होके बाहर आके लंग्स के पास चला जाता है। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो अपने डिटेल वीडियोस भी अवेलेबल है, लेकिन जिस बच्चे ने थोड़ा भी ये टॉपिक पहले पढ़ा होगा तो उसका ये रिवीजन एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। और 23% CO2 कैसे बाहर आया, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ बाइंड करता है और फिर CO2 को हम लंग्स को दे देते हैं और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये नाम का एक सीक्रेट पता होना चाहिए कि जब हमारा हीमोग्लोबिन, ध्यान से सुनो, अगर हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा है तो इसको बोलेंगे कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर हमारा हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड कर रहा है तो इसको बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसका नाम अलग है, क्यों ऐसा अलग है, क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास प्रोटीन चेन है। अभी ये प्रोटीन चेन को अगर आप खोलोगे तो आपको 11वीं में पढ़ाया था
कि एक N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल होता है, अमीनो एसिड से बनता है ना, तो एक N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल होता है। तो हमारा जो CO2 है वो CO2 हमेशा सिर्फ नाइट्रोजन वाले ग्रुप के साथ ही जाके बाइंड करता है। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको अमीनो ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अमीनो ग्रुप के साथ जाके बाइंड कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये भी मैंने डिटेल लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। लास्ट में सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमको जो करना था हमने कर लिया, टिश्यू का CO2 लेकर टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया ताकि हमारा ये टिश्यू ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके अपना एनर्जी बना सके। तो पहला प्रोसेस है ऑक्सीडेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एंड दूसरा प्रोसेस है फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ये जो कैलोरीज निकली है, ये जो हीट एनर्जी निकली है, इस हीट एनर्जी की मदद से हम फॉस्फोरस बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ATP बनाएंगे। अब ध्यान से सुनो, एक ATP बनाने के लिए इतना किलो कैलोरीज यूज होता है, तो ये इसके बेसिस पे आपको CET क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये 2023 में आपको MCQ पूछा गया था कि हैमबर्गर फिनोमिनन में क्या होता है, क्लोराइड आयन अंदर आता है, RBC के अंदर आता है, तो क्लोराइड आयन डिफ्यूज इनसाइड RBC, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको क्या पूछा गया है कि ब्रीदिंग प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन के कौन से सेंटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो हमारे ब्रेन से पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दोनों सेंटर्स हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, क्योंकि पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास हमारे दो अलग अलग न्यूरॉन्स ग्रुप है। पॉन्स वेरोली के पास कौन सा ग्रुप है हमारा, ये देखो, पॉन्स वेरोली के पास है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास कौन सा ग्रुप है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। सबसे पहले पॉन्स वेरोली क्या करता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ये दोनों साथ में काम करते हैं। जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है और CO2 हाई हो जाता है, तो आपका pH एसिडिक होने लग जाता है। जैसे ही pH एसिडिक हो जाएगा तो ये सिग्नल जाता है हमारे हार्ट वाली नर्व के पास, आयोर्टिक आर्क, मतलब हार्ट से जो नर्व कनेक्टेड होती है उस नर्व के पास ही सिग्नल जाता है, और ये नर्व एपन्यूस्टिक सेंटर को एक्टिवेट करती है, मतलब पॉन्स वेरोली का सिग्नल मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास जाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास इंस्पिरेटरी सेंटर है, इंस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, इंस्पिरेशन करना स्टार्ट करेगा। आप सांस लेते जा रहे हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सांस हम लेते गए तो फिर हमारा लंग्स क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो जब आप सांस लेते हो तो आपका एओर्टिक नर्व का सिग्नल टूट जाता है, मतलब आपने सांस लेना शुरू कर दी, लेकिन फिर से आपको एक्सपिरेशन भी करना है ना, तो एक्सपिरेटरी सेंटर कहां पर प्रेजेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स वेरोली के पास है। मतलब इंस्पिरेशन करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक्सपिरेशन करने के लिए पॉन्स वेरोली, इस तरीके से ये लोग अपना लंग्स का जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल करते हैं, और इसको बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, आपका प्रॉपर रिदम मेंटेन करना, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का रिदम मेंटेन करना। तो यहाँ पर वही सब बताया है, ठीक है। मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स मतलब अगर आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हो तो जो अलग अलग तरीके के एक्शंस हम करते हैं, जैसे खांस के सांस लेना, कफिंग करना, या फिर यॉर्निंग करना, या फिर हिकअप्स आना, तो वो सब मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में होते हैं। कॉमन डिसऑर्डर्स, इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, कौन से रीजन की वजह से होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। मोस्टली तो आपको डिसऑर्डर और उसका सिम्टम पूछा जाता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलाई आपका सरफेस एरिया कम होने लग जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये ज्यादा करके स्मोकिंग के वजह से होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अक्यूट ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, आपका ब्रोंकाई स्वेल हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, और अंदर ही अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से म्यूकस जमा हो जाता है। साइन्यूसाइटिस में साइनस होता है ना, जिसको साइनस का प्रॉब्लम होता है, तो बेसिकली उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पे पूरा म्यूकस जमा हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से, तो दैट इज साइन्यूसाइटिस। लैरिंजाइटिस में आपका लैरिंग सोर हो जाता है, सोर थ्रोट बोलते हैं इसको, यानी कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपके गले में दर्द, खराश वगैरह हो जाती है, सो दैट इज लैरिंजाइटिस। निमोनिया में क्या होता है, आपके जो एल्वियोलाई है उनमें म्यूकस भर जाता है, वाटर फिल हो जाता है, जिसके वजह से आप सांस नहीं ले पाते हो, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फीवर आता है, स्वेटिंग होता है, कपकपाहट होती है, चेस्ट पेन होता है, कभी कभी म्यूकस में ब्लड भी देखने मिलता है। एस्थमा में क्या होता है, एस्थमा में कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, म्यूकस बिल्डअप, तो यहाँ पर आपके ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस भर जाता है जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेज फील होता है और आप सांस नहीं ले पाते हो। रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, यानी कि जब आप काम करते हो तो काम करने वाली जगह पे जो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी जैसे समझो टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाते हैं और वो लोग चौक यूज करते हैं, तो चौक की डस्ट की वजह से भी कुछ टीचर्स को एलर्जी होती है, मतलब मुझे म्यूकस बिल्डअप हो जाता था। तो वैसे ही जो लोग सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं, एस्बेस्टोसिस इंडस्ट्री में काम करते हैं,
तो उनके लंग्स में छोटे छोटे टुकड़े जा सकते हैं, लंग डैमेज हो सकता है, तो दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके, ये देखो क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2024 में, अलग अलग सिम्टम्स दिए हैं और कौन से सिम्टम्स की वजह से कौन सा डिसीज होता है वो आपको पूछा गया है। तो 2024 में आया था, 2025 में नहीं आया था, तो अभी 2026 में फिर से आ सकता है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब क्या होता है कि जब किसी भी रीजन के वजह से, ब्लॉकेज के वजह से, पानी भरने के वजह से अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसे में मतलब किसी भी रीजन की वजह से आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन अगर सीज हो गया है, स्टॉप हो गया है, तो क्विकली जब आप किसी को ट्रीटमेंट देते हो, दैट इज नोन एज वेंटिलेशन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर दो मेन स्टेप्स हमको देखने मिलते हैं। सबसे पहली बात, तो जहां पर सांस ब्लॉक हो गई है, आपको एक पाथवे क्रिएट करना है, मतलब आपके ट्रैकिया के एक स्पेसिफिक रीजन में कट करके आपको वहां से एयर इन एंड आउट करने का एक आउटलेट बनाना होता है। यह पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है कि जोर से मुंह खोल के बहुत जोर से प्रेशर लगा के अंदर हवा भरनी होती है, ताकि अगर कोई बबल वगैरह क्रिएट हो गया होगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा और आप फिर से सांस ले पाओगे। बहुत जोर से माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना होता है, जोर से अंदर हवा ब्लो करना होता है। ठीक है, वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो ज्यादा करके सर्जरी वगैरह के टाइम पे यूज की जाती है, या किसी पेशेंट को लाइफ सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। समझो किसी पेशेंट, कोई पेशेंट कोमा में चला गया है, या किसी पेशेंट की डेथ हो गई है लेकिन उसके रिलेटिव्स अभी आए नहीं है, तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा जब तक उसके घर वाले आ नहीं जाते। या बड़ी सर्जरी हो रही है और उस टाइम पे आपको वेंटिलेटर पे रखा गया, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया के टाइम पे हमारी बॉडी काम नहीं करती, मतलब हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो है काफी स्लो हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे बॉडी के हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन को मेंटेन करके रखना, ये वेंटिलेटर मशीन का काम होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पहुंचाती है लंग्स तक, CO2 निकालती है और पेशेंट को ब्रीथ करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आप थियोरी पढ़ लेना, मैंने इधर शॉर्ट में बताया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। अमीबा, पैरामोशियम वगैरह में अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट होता है। स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स जो कि लोअर फाइलम के एनिमल्स हैं, इनमें ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड है। प्लेटवर्म्स यानी कि प्लैटीहेलमिंथस, इनमें पैरेन्काइमा, स्किन की मदद से इनका गैस एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। और राउंड वर्म्स, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करके इनका जो भी गैसियस एक्सचेंज है वो करने की कोशिश करती है। ठीक है, सर्कुलेशन इन एनिमल्स में हम दो टाइप का सर्कुलेशन पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो पहला है ओपन सर्कुलेशन और दूसरा है क्लोज सर्कुलेशन। 11th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। कॉकरोच में, इंसेक्ट में हमको ओपन सर्कुलेशन देखने मिलता है क्योंकि इनके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। इनका जो भी मटेरियल है वो डायरेक्ट इनके ब्लड सेल्स और टिश्यू के बीच में हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर लो होता है क्योंकि इनके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो इनका ब्लड कलरलेस दिखाई देता है। कॉकरोच में ब्लड होता है बट कलरलेस होता है क्योंकि कॉकरोच के पास कोई पिगमेंट नहीं है, क्योंकि कॉकरोच के पास स्पिरैकल्स है, तो वो डायरेक्ट अपना गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स, मोल्यूस्का, इनके पास कोई ट्रांसपोर्ट पिगमेंट नहीं है, कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास ब्लड वेसल्स है, तो हार्ट से हमारा ब्लड वेसल्स के पास जाता है, फिर वेसल्स से बॉडी के सेल्स के पास जाता है। तो हायर एनिमल्स में हमको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रॉपर ब्लड वेसल्स है, डायरेक्ट ब्लड और सेल कांटेक्ट में नहीं आते। जो भी एक्सचेंज होने वाला है वो इंटरमीडिएट फ्लूइड यानी लिम्फ की मदद से एक्सचेंज होता है। ब्लड वेसल में ब्लड है, ठीक है, तो इसमें से जो लिम्फ निकलेगा, ये लिम्फ हमारे सेल्स को मिलेगा। और यहाँ पर ब्लड काफी ज्यादा हाई प्रेशर से फ्लो होता है और हमारे पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, इस वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है और ये पिगमेंट गैस कैरी करता है यानी गैस एक्सचेंज करता है। क्लोज सर्कुलेशन के आगे और दो टाइप्स बताए हैं, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जब हार्ट के पास सिर्फ एक बार ब्लड आता है उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। अभी फिश में क्या होता है, फिश के हार्ट के पास ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये देखो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए फिश के हार्ट को वीनस हार्ट बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली फिश अपने गिल से रेस्पिरेशन करती है। तो जब अपने फिश से गिल्स ऑक्सीजन लेती है तो ये ऑक्सीजन फिश के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और फिर पूरा ऑक्सीजन यूज होने के बाद उसका सिर्फ CO2 फिश के हार्ट के पास जाता है। तो हार्ट के पास CO2 वाला ब्लड जा रहा है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसीलिए हार्ट को वीनस हार्ट बोला गया। और यहाँ पर एक ही बार ब्लड आया हार्ट के पास, सो दैट इज व्हाई दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारे हार्ट के पास ब्लड दो बार आता है। कैसे मैम, ये देखो आपके हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, तो यहाँ पर दो बार ब्लड आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जब हमारे हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये ब्लड हमारे हार्ट के फर्स्ट चेंबर में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से, ध्यान से फॉलो करो इस डायग्राम को, लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ये जाएगा ऊपर,
डोर्सल आयोर्टा के पास, और आयोर्टा से ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा। तो जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, उस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर लिया और अब हमारी बॉडी ने CO2 बनाया है, तो अब ये CO2 वाला ब्लड किधर आएगा, वापस हार्ट के पास आएगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी हार्ट के पास ही रिटर्न आने वाला है। ये देखो, ऑक्सीजन यूज किया किया किया, पूरा ऑक्सीजन यूज कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है, हमने ऑक्सीजन यूज कर लिया, पूरा ऑक्सीजन यूज कर लिया। तो अब ये ऑक्सीजन यूज करने के बाद जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आ रहा है, हार्ट के पास आ रहा है। अब ये हार्ट से किधर जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के पास। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, पहले हार्ट के पास आएगा। तो हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाला आता है तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, और जब डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आता है तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर डबल सर्कुलेशन देखने मिलता है हमको, ठीक है, क्योंकि हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है। आपको 2022 में ये डायग्राम एज इट इज दिया था और इसके सिर्फ आपको ये बॉक्सेस फिल करने के लिए बोले थे, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग। तीन कॉलम भरने बोले थे, ओके तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। राइट, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको क्या बताया गया है, जब हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको ब्लड के बारे में भी पढ़ना है, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ना है। और मेन अगर देखा जाए तो ये तीनों चीजें किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑफ फूड, ऑफ न्यूट्रिएंट्स, होम्योस्टेसिस यानी कि हमारी बॉडी का पीएच और टेम्परेचर मेंटेन करना, WBC ट्रांसपोर्ट होता है तो उससे हमको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये सारे फंक्शंस हमारे ब्लड वास्कुलर सिस्टम के हैं। अगर हम ब्लड का कॉम्पोजिशन देखने जाएं, याद रखो ये 1 शॉट लेक्चर है, इसीलिए मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने वाली, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर हम इसका कॉम्पोजिशन देखने जाएं ब्लड का, तो ब्लड का कॉम्पोजिशन कैसे बताया गया है कि ब्लड का जो पीएच होता है इट इज 7.4। हमारे आरबीसी सेल्स कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो ये बनते हैं मीसोडर्म जर्म लेयर से। एक अडल्ट ह्यूमन में हमको 4 से 6 लीटर ब्लड देखने मिलता है, और जब आप ब्लड की स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों है, क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेड कलरेशन प्रोड्यूस करता है। ब्लड में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 55%, और बाकी 45% क्या प्रेजेंट होता है अपना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में क्या क्या आता है देखो, वाटर आता है, प्रोटीन्स आता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आते हैं, फूड वेस्ट, ग्रोथ रेगुलेटर्स, एंटीकोएगुलेंट्स, कोलेस्ट्रॉल गैसेस एक्सेट्रा। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम 3 टाइप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी 3 टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स के बारे में मैं आपको सिर्फ ये टेबल पढ़ाने वाली हूँ, आपको थ्योरी खुद से रीड करना है, ऑलरेडी रीड कर लिया है तो रिविजन के लिए सबसे बेस्ट है। ये जो टेबल्स और चार्ट्स मैंने बनाए हैं ना, हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर, उसका जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है वहां पर आपको ये टेबल्स और चार्ट्स मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट वो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो या उसका नोट लेकर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, एक छोटे बच्चे में जो फीटस होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स लिवर और स्प्लीन में बनते हैं, और जब वो फीटस अडल्ट हो जाता है तो उसका रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, यानी कि अडल्ट की बॉडी में हीमोसाइटोब्लास्ट से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स का शेप कैसा होता है, जेम्स की गोली के जैसा होता है, बायकॉन्केव, अंदर की तरफ होता है ये, और सर्कुलर शेप होता है, रेड कलर होता है क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। और ह्यूमन का रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, अवर रेड ब्लड सेल्स इज इन्यूक्लिएटेड, मतलब नो न्यूक्लियस। सिर्फ कैमल और लामा में, लामा एंड कैमल, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाकी हमारे ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल्स में पिगमेंट्स होते हैं क्या, यस, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट का क्या क्या फंक्शन है, ये गैस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, पीएच मेंटेन करता है क्योंकि ये बफरिंग रिएजेंट जैसा काम करता है, ये ब्लड की थिकनेस मेंटेन करके रखता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रहता है इसके पास जिसकी वजह से CO2 का ट्रांसपोर्ट इजी होता है। फिर हमारे ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 इंपॉर्टेंट होते हैं और फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से ही हमारा रेड ब्लड फॉर्मेशन इंक्रीज होता है। लाइफ स्पैन नहीं, काउंट की अगर मैं बात करूं तो मेल्स में नॉर्मली कितने आरबीसीज होने चाहिए और फीमेल्स में कितने होने चाहिए। मेल्स में 5.1 टू 5.8 मिलियन पर mm³ और फीमेल्स में 4.3 टू 5.2 मिलियन पर mm³, ये काउंट बताया गया है। क्योंकि देखा जाए तो बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है मेल्स का ज्यादा होता है, इसीलिए उनकी बॉडी में ब्लड काउंट ज्यादा होता है।
लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज। हर 3 महीने में हमारे रेड ब्लड सेल्स रिसाइकल होते हैं, यानी जो पुराने रेड ब्लड सेल्स है वो स्प्लीन में चले जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल्स लिवर और बोन मैरो से बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स का काउंट अगर अचानक से बढ़ गया तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, और अगर रेड ब्लड सेल काउंट अचानक से कम हो गया तो उसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया। पीनिया वर्ड तुमको कहीं पर भी दिखाई दिया तो मतलब समझ जाना कि यहाँ पर हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं। फंक्शंस हमने देख लिया। टाइप, सिर्फ एक ही टाइप का रेड ब्लड सेल देखने मिलता है, रेड ब्लड सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं होता। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये कहां पर बनते हैं? लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में। लिम्फ नोड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज में आपको दिखाए गए हैं। देखो स्प्लीन यहाँ पर प्रेजेंट है और ये आपके अलग अलग लिम्फ नोड्स हैं। नेक के पास, थाई रीजन में, पूरी बॉडी में हमारे लिम्फ नोड्स फैले हुए हैं। तो हर जगह पे जहां जहां लिम्फ नोड है वहां वहां पे आपके ल्यूकोसाइट सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके हाँ, तो और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है क्या? यस, दे हैव न्यूक्लियस। डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स शेप है क्या? नहीं, दे हैव इरेगुलर शेप। एंड डब्ल्यूबीसी कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, दे हैव नो पिगमेंट। डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना बताया गया है? एवरेज काउंट मेल हो या फीमेल हो 5000 टू 11000 पर mm³ होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 13 से 20 दिन, यानी एवरी 2 to 3 वीक्स में डब्ल्यूबीसी रिसाइकल होते हैं। डब्ल्यूबीसी अगर इंक्रीज हो गए तो क्या होगा? अगर टेम्पररी, जैसे समझो कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो सकता है, या इन्फेक्शन के टाइम पे डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो सकता है। तो अगर टेम्पररी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुआ है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन अगर एबनॉर्मल तरीके से डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन को फिर बोन मैरो कैंसर बोला जाता है, जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट अचानक से कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया, यानी कि 4000 से भी सेल्स कम हो चुके हैं। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है? ये हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डब्ल्यूबीसी दो अलग अलग टाइप के देखे जाते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स, एक अग्रैन्युलोसाइट्स। तो पहले ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में देख लेते हैं। ये देखो, ग्रैन्युलोसाइट्स का पॉपुलेशन 72% है और अग्रैन्युलोसाइट्स का 28% है। इसको ग्रैन्युलोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर फूड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स में भी 3 अलग अलग ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मेन काम है फेगोसाइटोसिस, इओसिनोफिल्स का मेन काम है पैरासाइटिक इन्फेक्शन से फाइट करना, और बेसोफिल्स का काम है एलर्जी वाले रिएक्शन में अपना पॉपुलेशन बढ़ाना। ठीक है, इसका परसेंटेज अलग अलग है। न्यूट्रोफिल 70% प्रेजेंट है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए न्यूट्रल पीएच वाली डाई यूज की जाती है। इसका मेन काम है फैगोसाइटोसिस और इसके पास मल्टीपल लोब्स वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इओसिनोफिल 1 to 3% प्रेजेंट होता है। इओसिनोफिल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए एसिडिक डाई यूज करनी पड़ती है और उस एसिडिक डाई का नाम है इओसिन डाई। ओके, और इसके पास बायलोब्स वाला न्यूक्लियस होता है। ये फैगोसाइटोसिस भी करता है और इन्फेक्शन से फाइट भी करता है। बेसोफिल बेसिक डाई की मदद से हम देखते हैं, इसका पॉपुलेशन कम है क्योंकि ये सिर्फ इन्फेक्शन या एलर्जी वाली कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। फिर दूसरे अग्रैन्युलोसाइट्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मतलब अपने डब्ल्यूबीसी सेल्स, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये इम्यून रिस्पांस के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। एंड नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि मैक्रोफाज, जो किसी भी अनवांटेड पैथोजन को किल कर लेते हैं। टी लिम्फोसाइट्स 4 टाइप के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स। इनका काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। और बी लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं और एंटीबॉडीज की मदद से हमको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये आप चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में पढ़ने वाले हो। लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। फिर आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट सेल दिखने में छोटा होता है लेकिन इसके पास स्पेसिफिक किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। ये देखो, लिम्फोसाइट्स 25 to 30% प्रेजेंट होते हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स वाला इम्यूनिटी है और ये टी लिम्फोसाइट्स वाला इम्यूनिटी है। ओके, एंड मोनोसाइट्स 3 to 5% प्रेजेंट होते हैं। किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है, फैगोसाइटोसिस करते हैं और डेड सेल्स वगैरह, कचरा वगैरह निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये थे अलग अलग डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। ठीक है, आपको ये डायग्राम देकर इसका नाम पूछते हैं सीईटी एग्जाम में, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है कि कौन सा न्यूक्लियस कौन सा सेल में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आता है अपना प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये बनते हैं बोन मैरो में। छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है। एंड जो पिगमेंट्स एंड प्रीकर्सर्स है, दे डोंट हैव एनी पिगमेंट और प्रीकर्सर। इनका काउंट कितना बोला गया है? 2.5 to 4.5 lakhs पर mm³। प्लेटलेट्स होना जरूरी है क्योंकि अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इसका लाइफ स्पैन कितना है? 5 से 9 दिन। एवरी 2 वीक्स में ये रिसाइकल होते हैं। प्लेटलेट्स इंक्रीज अगर हो गया तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं।
और अगर प्लेटलेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग करना, क्योंकि हमारे ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9, जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से ही आपका प्लेटलेट सेल्स फॉर्म होता है, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये प्लग बनाते हैं, सीरोटोनिन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, कॉन्स्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि आपका ब्लड ज्यादा ब्लीड ना हो। तो इनका काम है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, और सिर्फ एक ही टाइप का प्लेटलेट हमको देखने मिलता है। अब आपको ना एग्जाम में प्लेटलेट्स वाला जब टॉपिक आता है ना, तो ये देखो 2024 में डायग्राम दिया और उसका नाम पूछा गया है। अभी यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूट्रोफिल्स है, ये इसके पास 2 ही न्यूक्लियस है, तो ये इओसिनोफिल है, इसका किडनी शेप है, तो ये मोनोसाइट है। तो ऐसे आपको अलग अलग टाइप के डायग्राम्स देकर उसका लेबलिंग करने पूछते हैं। देखो ये प्लेटलेट्स वाला टॉपिक आया ना, तो आपको ये पाथवे पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। ये एक बार पूछा भी गया था 2022 में, कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, तो उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करो, यानी आपको क्लॉटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। अब बेसिकली क्या होता है, आपको चोट बाहर से लगी हो या अंदर ही अंदर आपका नर्व डैमेज हुआ हो, दोनों ही केसेस में आपके ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हुए हैं, तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन फैक्टर्स हैं, ये वाले जो प्रोटीन फैक्टर्स हैं, ये प्रोटीन फैक्टर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं इनको हम। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होकर फैक्टर 10 एक्टिवेट करते हैं। फैक्टर 10 का नाम क्या है? Our factor 10 is nothing but prothrombinase enzyme. This is our factor 10. ये prothrombinase enzyme क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करेगा? ये हमारे soluble fibrinogen को insoluble fibrin में कन्वर्ट करेगा। The thrombin will convert soluble protein into insoluble, यानी ये प्रोटीन लिक्विड है, तो ये लिक्विड प्रोटीन को थिक बना देता है, ताकि हमारे ब्लड के ऊपर से जो ब्लीडिंग निकल रही है वहां पे ये प्रोटीन आके एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बना देगी। तो आपका ना ब्लीडिंग उधर रुक जाता है, ऐसे खून ऐसा रुक जाता है, ऐसे जेली जेली जैसा बन जाता है, तो वो इसके वजह से होता है, और उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हार्ट। अब हार्ट के बारे में क्या बोला है? हार्ट में इमोशंस नहीं होते हैं, हार्ट का एक ही काम है, मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। दिखने में रेडिश ब्राउन कलर का होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, इसकी साइज हमारे फिस्ट के साइज के हिसाब से होती है। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 300 से 250 ग्राम का होता है, मेल में 300 और फीमेल में 250। हार्ट जो है कोनिकल शेप का होता है, ठीक है, और हार्ट मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है, यानी 2 लंग्स के बीच का जो स्पेस है ऊपर, वहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। अब हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो बेस है, वो ब्रॉड होता है, और नीचे वाला जो पार्ट है एपेक्स, वो कोनिकल होता है। अभी ये हार्ट सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो नीचे कोनिकल वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ होता है, इसीलिए लेफ्ट वाला लंग्स छोटा होता है, राइट वाला लंग्स बड़ा होता है, ठीक है। हार्ट के बाहर आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 लेयर में डिवाइडेड है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन काम करती है। सीरस पेरिकार्डियम को आगे जाके वापस 2 लेयर में डिवाइड किया है, सीरस पेरिकार्डियम फर्स्ट, सीरस पेरिकार्डियम सेकंड। तो ये वाली जो सीरस पेरिकार्डियम है, दिस इज पैराइटल लेयर, और इसके अंदर वाली जो सीरस पेरिकार्डियम है, दिस इज एपिकार्डियम। इसी को हम एपिकार्डियम मतलब हार्ट की फर्स्ट लेयर बोलते हैं। जो सीरस पेरिकार्डियम की लास्ट लेयर है, ये हार्ट की फर्स्ट लेयर है, ठीक है। और इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हार्ट को फ्रिक्शन करने से प्रिवेंट करता है। हमारा हार्ट पंप करता है ना, तो बार बार पंपिंग होने के वजह से हार्ट के वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये फ्लूइड प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट को फ्रिक्शन करने से प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। हार्ट वॉल की अगर हम बात करें, तो हार्ट के पास 3 लेयर है। ये जो सीरस पेरिकार्डियम वाली लेयर है, ये हार्ट की फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, और ये वाली लेयर थर्ड लेयर है। फर्स्ट लेयर का ज्यादा कुछ काम नहीं है, स्क्वाइमस एपिथेलियम से बनी है, तो प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। एपिकार्डियम का काम सिर्फ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम, ये मेन है, क्योंकि ये बनती है कार्डियक मसल से, और यहाँ पर ही आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। सो सेकेंड लेयर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट लेयर। और जो थर्ड लेयर है एंडोकार्डियम, ये सिंगल लेयर है, तो यहाँ से आपके ब्लड वेसल्स वगैरह बाहर आते हैं, ओके। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के ऊपर पिछले 4 साल से तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन जो जुलाई वाला अटेम्प्ट होता है ना, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक भी देख लेते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लाइन बाय लाइन जाएंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। अभी ह्यूमन का हार्ट कितने चेंबर से बना है? 4 चेंबर से बना है, लेकिन ऊपर के 2 चेंबर्स छोटे, नीचे के 2 चेंबर्स बड़े। ऊपर के 2 चेंबर्स को हम बोलते हैं एट्रिया या ऑरिकल्स, नीचे के 2 चेंबर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अगर आप बाहर से देखोगे तो वेंट्रिकल्स के बीच में आपको डिवीजन दिखाई देगा, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पर डिवीजन दिखाई देगा।
और दो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में भी डिवीजन दिखाई देगा। ये एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के बीच का डिवीजन है, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, या फिर इसको कोरोनरी सल्कस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी डिवीजन है, इसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, इंटरवेंट्रिकुलर सल्का है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से ना आर्टरीज और वेन्स पास होते हैं, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स इन सल्कस में से पास होते हैं। ये देखो, पल्मोनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड आयोर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, ये आपका हाथ का जो साइड है, राइट साइड, वो आपके डायग्राम का लेफ्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा निकलता है, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज आयोर्टा, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल से ये जो ग्रीन वाला पार्ट निकल रहा है, ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट, 5 लेबल किधर है, 5A 5B, 5 किधर लेबल किया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये हाँ ये रहा 5 लेबल नंबर। तो दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। देखो ये आयोर्टा है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा, इधर से आयोर्टा में जाएगा, आयोर्टा से बॉडी में जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर बॉडी का CO2 इधर आएगा, CO2 इधर आएगा, फिर ये CO2 इधर आएगा, फिर यहाँ से ये CO2 पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, और पल्मोनरी ट्रंक से ये CO2 जाएगा लंग्स के पास, ओके। अब पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके दो ब्रांचेस निकालता है, जो मैंने पहले ही बता दिया, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो ना, ये पल्मोनरी ट्रंक की दो ब्रांचेस निकली है, ओके। आयोर्टा से आगे जाके 3 ब्रांचेस निकलती है। आयोर्टा को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, असेंडिंग आयोर्टा, सिस्टमिक आयोर्टा एंड डिसेंडिंग आयोर्टा। मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ, ये यहां से लेके यहाँ वाला पार्ट असेंडिंग आयोर्टा है, फिर ये बीच वाला जो पार्ट है ये सिस्टमिक आयोर्टा है, और ये वाला जो पार्ट है ये डिसेंडिंग आयोर्टा है, और ये जो बीच वाला पार्ट है यहीं से आपको आयोर्टा की 3 अलग अलग ब्रांचेस दिखाई देंगी, ठीक है। द आयोर्टा शोज 3 ब्रांचेस, यहाँ पर उसका नाम भी दिया है, द आयोर्टिक आर्क गिव्स आउट 3 ब्रांचेस। ये देखो मैंने इधर पे नाम लिखा हुआ है, ये जो 3 ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस का नाम मैंने इधर पे लिख के दिया है, ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये बीच वाली लाइन मैंने स्किप कर दी, वो मैं बताती हूँ। द राइट एट्रियम रिसीव सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा अलॉन्ग विद डोर्सल सरफेस। ये राइट एट्रियम के पास क्या आ रहा है, इधर पे आ रहा है सुपीरियर वेना कावा, इधर पे आ रहा है इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों का काम है CO2 लेकर आना। ये जो है ये बॉडी के लोअर पार्ट से CO2 लेकर आएगा, और ये जो है ये बॉडी के अपर पार्ट से CO2 लेकर आएगा और हार्ट को देगा, और फिर वो हार्ट अपना CO2 पल्मोनरी ट्रंक को देगा, फिर पल्मोनरी वो CO2 पल्मोनरी आर्टरी को देगा, और पल्मोनरी आर्टरी से ये CO2 लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम डू अलोंग द डोर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। और यहाँ पर आपको ये जो 4 वेन्स दिखाई दे रही है, 2 वेन्स यहाँ से आती है पीछे से, और 2 वेन्स यहाँ से ओपन होती है, तो टोटल 4 वेन्स यहाँ पर ओपन होती है। इन 4 वेन्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो मैंने स्किप कर दिया था, लिगामेंटम आर्टेरियोसम जॉइंट्स पल्मोनरी ट्रंक एंड आयोर्टिक आर्क। इधर देखो किसकी बात हो रही है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम की। आपके पल्मोनरी ट्रंक, ये अपना आयोर्टा है, ये अपना पल्मोनरी ट्रंक है, इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लेकिन जब आप अडल्ट होते हो ना तो ये बहुत छोटा हो जाता है, मतलब ये छोटा वाला जो कनेक्शन है इसको लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलते हैं। जब आप फीटस के फॉर्म में रहते हो, जब आपकी ग्रोथ नहीं हुई है बॉडी की, अभी भी आप छोटे से हो, तो फीटस की बॉडी में ना हार्ट प्रॉपर्ली जल्दी डेवलप नहीं होता है, तो डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है। तो फीटस का हार्ट जब डेवलप नहीं रहता है, उनका आयोर्टा और उनका पल्मोनरी ट्रंक कनेक्टेड रहता है, तो जो फीटस की बॉडी में ये जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं उसको, डक्टस आर्टेरियोसस। लेकिन धीरे धीरे करके वो श्रिंक हो जाता है और फिर बन जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये डक्टस आर्टेरियोसिस की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होते रहता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन फीटस की बॉडी में मां से उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता है, तो उसका खुद का हार्ट डेवलप होने के लिए टाइम लेता है, ठीक है। तो ये वाला लाइन भी हमने कर लिया। ये था बाहर का स्ट्रक्चर, हमने सब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमको क्या बताया है, देखो यहाँ पर भी बोला है सबसे पहले एट्रिया के बारे में। ऊपर के जो 2 चेंबर्स हैं, दीज आर एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम,
ठीक है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, सेप्टम मतलब दोनों के बीच का डिवीजन। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा खड्डा दिखाई देगा, उसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। यहाँ पर आपको ना ये जो छोटा सा खड्डा दिखाई दे रहा है इसको फोसा ओवैलिस बोलते हैं। ये देखो, जब किसी बच्चे का हार्ट, बोलते हैं ना दिल में छेद है, जब कोई बच्चा फीटस के फॉर्म में रहता है और उसके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कनेक्शन रहता है, तो इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे करके ये फ्यूज हो जाता है, ये भर जाता है और सिर्फ इसका एक छोटा सा दाग बचता है, उस छोटे से दाग को बोलते हैं फोसा ओवैलिस। लेकिन अगर ये छेद नहीं भरा तो सर्जरी करके इसको क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको राइट एट्रियम में जो ये छोटा सा स्पॉट दिखाई देता है, इस स्पॉट को बोलते हैं फोसा ओवैलिस। ओके, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, ये सब राइट एट्रियम में ओपन होता है। ये देखो, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा एंड दिस इज कोरोनरी साइनस। ये सब राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है, यहाँ से ये ओपन हो रहा है, यहाँ से ये ओपन हो रहा है, यहाँ से ये ओपन हो रहा है। तीनों जगह से CO2 अंदर आने वाला है, तीनों जगह से CO2 अंदर आएगा। अभी सुपीरियर वेना कावा ऊपर से नीचे आता है, तो ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, ये वापस उल्टा ब्लड नहीं जाने वाला, इसीलिए इसके पास कोई भी वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ब्लड वापस रिटर्न नहीं जाने वाला। आप सर के बल थोड़ी चलते हो, है ना। लेकिन ये वाले जो वेसल्स हैं ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो इनका ब्लड वापस रिटर्न जा सकता है। अब एक बार ब्लड अगर एट्रियम में आ गया तो ये ब्लड फिर से पीछे नहीं जाना चाहिए, तो ब्लड पीछे ना जाए इसीलिए इनके पास ना ढक्कन प्रेजेंट होते हैं, इनके पास स्पेसिफिक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इंफीरियर वेना कावा के पास जो वॉल्व है उसको बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, और कोरोनरी साइनस के पास जो ढक्कन है उसको बोलते हैं थबेशियन वॉल्व। अब आप कैसे याद रख सकते हो, कोरोनरी साइनस थबेशियन वॉल्व, CST। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस करके एक स्टेशन है जिसका पहले नाम CST स्टेशन था, तो CST कोरोनरी साइनस थबेशियन वॉल्व। एंड इंफीरियर वेना कावा का स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन E से स्टार्ट होता है, तो E मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन E से स्टार्ट होता है, इंफीरियर वेना कावा, तो इसकी स्पेलिंग में E है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो दोनों के पास अपना अपना वॉल्व होता है, ये वॉल्व क्या करता है, ब्लड को फिर से पीछे जाने से बचाता है। नाउ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द रिस्पेक्टिव चेंबर्स बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। ये देखो, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में यहाँ पर आपको ऐसे ढक्कन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, यानी कि वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर। ओके, अभी यहाँ पर आपको टोटल 3 वॉल्व दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कस्पिड मतलब क्या होता है, कप शेप, इन्वर्टेड कप जैसा। और यहाँ पर आपको 2 ढक्कन दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। अभी दिखने में ये M जैसा भी दिखता है ना, ऐसा ऐसा M, तो इसका नाम मिट्रल वॉल्व भी है। ये ढक्कन जब खुलेगा तो ही आपका ब्लड नीचे आएगा। ओके, सो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व है। अब ना बच्चों को याद ही नहीं रहता कि कौन से साइड में 3 है और कौन से साइड में 2 है। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। राइट की स्पेलिंग में R आता है, ट्राई की स्पेलिंग में R आता है, तो राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 2 है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ओके, ऑल दीज हार्ट वॉल्व हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये वॉल्व का क्या काम है, ये वॉल्व ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने में हेल्प करती है। अब वेंट्रिकल्स का क्या काम है, वेंट्रिकल्स नीचे है, ज्यादा मोटी होती है वेंट्रिकल्स। अगर एट्रिया से कंपेयर करो तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो एट्रिया के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा मोटी होती है। इधर देखो, ये अपना एट्रियम है, ओके, और ये वेंट्रिकल्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो वेंट्रिकल्स कितनी ज्यादा मोटी है और एट्रियम एकदम पतली पतली सी लेयर है। और इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मोटी है, राइट वेंट्रिकल कम मोटी है। यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पे थिकनेस कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और राइट वेंट्रिकल के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको पूरी बॉडी को ब्लड नहीं देना है, लेकिन इसको पूरी बॉडी को ब्लड देना है, तो इस पे प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी थिकनेस ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनर सरफेस वगैरह या थिकनेस वगैरह के बारे में हमको बताया है कि किसकी थिकनेस कितनी ज्यादा और कितनी कम होती है। यहाँ पर आपको और एक चीज देखने को मिलेगी कि हार्ट के ये जो वेंट्रिकल्स का जो चेंबर है, यहाँ पर ना आपको ऐसे ये जो अपना मसल्स है, ये मसल्स के बीच बीच में आपको कॉलम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिनको हम बोलते हैं ट्रेबैक्युले कार्ने। ये देखो आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में लेबल भी दिया होगा, 1 सेकेंड। कॉलमने कार्ने, ये जो ऐसा कॉलम कॉलम जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं कॉलमने कार्ने, जो मैं इधर बना रही हूँ। दीज आर कॉलमने कार्ने, इनको कॉलमने कार्ने बोलते हैं। इनके वजह से ऐसा छोटा छोटा पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो दीज आर कॉल्ड एज स्मॉल फिशर्स। अभी यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि हमारे हार्ट के जो वॉल्व है
ये देखो यहाँ पे ऐसे बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो यहाँ से ना कुछ फाइबर्स निकलते हैं, ये फाइबर्स आपके इन मसल से कनेक्ट होते हैं, तो इन फाइबर्स को बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से निकलते हैं। और यहाँ पर आपके कॉलमने कार्ने के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। तो योर कॉर्डे टेंडिने आर कनेक्टेड विद पैपिलरी मसल्स। ये क्या करते हैं, कॉर्डे टेंडिने और पैपिलरी मसल्स मिलकर हमारे हार्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं। मतलब कब कौन सा वॉल्व ओपन होगा, कब कौन सा वॉल्व क्लोज होगा, वो ये मसल्स डिसाइड करते हैं। राइट वेंट्रिकल के साथ क्या ओपन होता है, यहाँ राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, आयोर्टा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। और इनके पास भी आपको कुछ स्पेशल वॉल्व्स देखने मिलते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने बनाया है, कहाँ गया, यहाँ पे ये जो पल्मोनरी ट्रंक है और ये जो आयोर्टा है, इन दोनों के पास भी ढक्कन होते हैं, ऐसे तीन तीन सेमील्यूनार वॉल्व होते हैं। तो ये जो वॉल्व है, इन वॉल्व को बोलते हैं सेमील्यूनार वॉल्व। ये देखो, ये वाला जो ढक्कन है, 1 2 3 1 2 3, इनको बोलते हैं सेमील्यूनार वॉल्व्स। सेमी मतलब हाफ, ल्यूनार मतलब मून, हाफ मून शेप जैसे इनके वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये वॉल्व क्या करते हैं, एक बार ब्लड ऊपर चला गया तो ये वॉल्व वापस नीचे नहीं आते, और इन वॉल्व के वजह से ही आपके हार्ट का लब और डब साउंड प्रोड्यूस होता है। जब अपना एक हार्ट बीट होता है तो लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है, वो इन वॉल्व्स की वजह से ही होता है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमने देखा, ठीक है। अब पढ़ते हैं पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। अब पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट में आपको डेफिनेशंस और वैल्यूज दिए हैं, बहुत ही सिंपल है, फटाक से देखते हैं क्या बताया है हमको यहाँ पर। द हार्ट एक्ट एज मेन पंपिंग ऑर्गन, ये हमने पहले ही पढ़ा। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टर्म दिया है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। एक सिंगल सिस्टोल और सिंगल डायस्टोल की वजह से हमारा हार्ट बीट जनरेट होता है। द हार्ट बीट्स 70 to 72 टाइम्स इन 1 मिनट। एक मिनट में कम से कम 70 से 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है, तो इसको बोलते हैं हार्ट रेट, बिकॉज नंबर ऑफ बीट्स अपॉन टाइम, इसको रेट डिफाइन किया जाता है। केमिस्ट्री में तो आपने पढ़ा है ना, रेट कैसे डिफाइन करते हैं, एनीथिंग अपॉन टाइम इज डिफाइंड एज रेट, ओके। तो अभी देखो, जब आपका हार्ट एक बार बीट करता है तो कितना ml ब्लड पंप होता है, 70 ml ब्लड पंप होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर एक हार्ट बीट से 70 ml ब्लड पंप होता है, ठीक है, तो एक मिनट में हम 72 टाइम्स हार्ट बीट करते हैं, तो कितना ml ब्लड पंप होगा, अप्रोक्सीमेटली 5040 ml। तो इसको बोला जाता है कार्डियक आउटपुट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हार्ट रेट। तो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है हमारा कार्डियक आउटपुट। ये देखो, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, किधर गया, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब 1 हार्ट बीट, और हार्ट रेट मतलब एक मिनट में कितनी बार बीट्स होता है, 72 बीट्स पर मिनट। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलता है कि एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, ठीक है। अब पंपिंग एक्शन में यहाँ पर इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया, अब आगे आपको हार्ट के मसल्स के बारे में बताया गया है, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में। ये क्वेश्चन आया है क्या बोर्ड्स में, हाँ, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वाला क्वेश्चन आया है। देखो, ह्यूमन का जो हार्ट होता है मायोजेनिक होता है, मतलब हमारा हार्ट 90% अपना जो भी सिग्नल है वो खुद जनरेट करता है, ये ब्रेन पे डिपेंड नहीं करता है। इट शोज ऑटोरिथमिसिटी, यानी ये खुद का मैसेज खुद जनरेट करता है। इसके पास स्पेशल मसल्स हैं, तो जो स्पेशल मसल्स हमारे हार्ट के पास हैं, जो स्पेशल टिश्यू हमारे हार्ट के पास है, उस स्पेशल टिश्यू को हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, और ये हमारे पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला नोडल टिश्यू हमारे राइट एट्रियम के पास होता है, और उस टिश्यू को हम बोलते हैं सिनोएट्रियल नोड, इसको सिनो ऑरिकुलर नोड भी बोला जाता है। ये आपके सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के जस्ट पास प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो दूसरा नोडल टिश्यू है वो आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एवी नोड। पहला टिश्यू एसए नोड, दूसरा टिश्यू एवी नोड, ठीक है। और इसके अलावा जो और मसल्स प्रेजेंट है पूरे हार्ट में, तो ये जो बंडल प्रेजेंट है इसको बोलते हैं पर्किंजी फाइबर्स, नहीं, दिस इज बंडल ऑफ हिस, ये अपना बंडल ऑफ हिस है। और इधर से जो फाइबर्स निकल के वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होते हैं उनको हम बोलते हैं पर्किंजी फाइबर्स, दीज आर अवर पर्किंजी फाइबर्स। तो बेसिकली हार्ट आपका बीट कैसे करता है,
सबसे पहला सिनोएट्रियल नोड पेस मेकर का काम करता है। पेस मेकर यानी कि स्पीड जनरेट करना, यानी कि स्पीड स्टार्ट करना। तो यहाँ से सिग्नल जनरेट होता है, ये सिग्नल एवी नोड के पास जाता है और यही सिग्नल अपने लेफ्ट एट्रियम के पास जाता है। दोनों हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब ये ऐसे नोड का मैसेज एवी नोड ने लिया, तो एवी नोड क्या करता है, आपके मैसेज को थोड़ा स्लो कर देता है, इसीलिए एवी नोड को हम बोलते हैं पेस सेटर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड मैसेज जनरेट करता है, एवी नोड उस मैसेज को आगे पास करता है। अब एवी नोड के बाद ये मैसेज किधर जाएगा, बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस जो है, इससे दो ब्रांचेस निकलती हैं और ये दो ब्रांचेस आगे जाके हमारे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं पर्किंजी फाइबर्स। बंडल ऑफ हिस और पर्किंजी फाइबर्स की मदद से जो मैसेज आया था वो मैसेज पूरे हार्ट में स्प्रेड होता है और उसकी मदद से हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड पंप हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसा एक्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे ऐसे नोड से मैसेज जनरेट होता है, फिर आपके वॉल्व ओपन होते हैं, फिर आपके बंडल ऑफ हिस से मैसेज आता है, बंडल ऑफ हिस का मैसेज ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस का मैसेज पर्किंजी फाइबर्स में गया और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, ओके। कभी कभी हमारे हार्ट में से ना, जब हमारे वॉल्व ठीक से काम नहीं करते तो हार्ट में से अलग सी हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, मरमरिंग साउंड। ये इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट का कोई तो वॉल्व डिफेक्टिव है। ओके, हमारा हार्ट 90% खुद से मैसेज जनरेट करता है, लेकिन कुछ कुछ मैसेजेस उसको ब्रेन से भी मिलते हैं। सो सम पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आल्सो कंट्रोल्स अवर हार्ट बीट। जब आप एक्साइटेड होते हो, जब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन वगैरह बनता है, तो उस टाइम पे आपका जो हार्ट बीट है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट बनाने के लिए, फिर 2025 में वापस पूछा गया कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। अभी ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा गया है, तो मुझे लगता है इस साल पूछने के चांसेस कम है, लेकिन 2 बार पूछा गया है तो हो सकता है इस साल वापस पूछे, इसीलिए इसको स्किप मत करके जाओ। मेरे हिसाब से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से सीईटी में भी क्वेश्चन आता है और बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि ये टॉपिक तो पढ़ के ही जाओ, ये और ये कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंडक्टिंग सिस्टम। ओके, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट बहुत सिंपल है। क्या बोला है यहाँ पर, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन मिलके हमारा कार्डियक साइकिल बनता है, और एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के लिए टोटल 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। मतलब एक हार्ट बीट के लिए 0.8 सेकेंड्स लगा, तो 72 हार्ट बीट्स के लिए कितना सेकेंड्स लगेगा, मल्टीप्लाई करो 72 इंटू 0.8, तो 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 बराबर। सो 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 57। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 58 सेकेंड्स लग रहे हैं। मतलब एक मिनट में आपका 72 टू 74 हार्ट बीट्स हो जाता है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सो 72 हार्ट बीट्स आर कंप्लीटेड इन 1 मिनट इन एन अडल्ट, जब कोई रेस्ट कर रहा होता है। अब ध्यान से सुनो, ये सब कैलकुलेशन छोड़ दो, अब ध्यान से सुनो। हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबसे पहले ऊपर के चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया। ध्यान से देखो, सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सबसे पहले ऊपर वाला चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। उसके बाद एट्रिया रिलैक्स हो जाता है, एट्रिया में कुछ मूवमेंट नहीं होती है, तो एट्रिया रिलैक्स हो गया, मतलब डायस्टोल 0.7 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स हो गया। अब देखो, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो वेंट्रिकल्स को सिस्टोल करने के लिए 0.3 सेकेंड्स का टाइम लगता है। उस एक बार वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो अब ये रिलैक्स हो जाते हैं। अब ये रिलैक्स हो गए तो वेंट्रिकल्स को रिलैक्स होने के लिए कितना टाइम मिलता है, 0.5 सेकेंड्स। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा कॉमन टाइम आता है जहां पे दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, ये फेज और ये फेज, ये कॉमन फेज है, तो दोनों कॉमन 0.4 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करते हैं। इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो ध्यान से देखो, इसको ग्राफ में कैसे समझना है। सबसे पहले आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.1 सेकेंड्स के लिए, फिर उसके बाद एट्रिया रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए, फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाता है। तो दोनों का जो रिलैक्स का कॉमन पीरियड है उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जो कि होता है 0.7 सेकेंड्स का, 0.4 सेकेंड्स का। और फिर जैसे ही इनका रिलैक्सेशन खत्म होगा, आपका वापस से एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस टाइम पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करता है। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तक वेंट्रिकल्स रिलैक्स करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी टैली करोगे तो 0.8 हो रहा है, यहाँ पर भी टैली करोगे तो 0.8 हो रहा है। मतलब एक कार्डियक साइकिल होने के लिए 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के ऊपर आपको हर साल क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये तो टॉपिक बहुत ही वांटेड टॉपिक है। ये देखो,
2022 में आया, 2025 में आया, आई थिंक 2024 में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, व्हाटएवर। तो 2022 में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करने बोला था आर्टरीज और वेन्स के बीच का। 2025 में भी पूछा है कि कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा पल्मोनरी वेन। पोर्टल वेन क्या काम करती है? पोर्टल वेन टॉक्सिक ब्लड लिवर से हार्ट की तरफ लेकर जाती है, मतलब जो भी टॉक्सिक ब्लड होता है वो पहले लिवर के पास आता है, फिर लिवर उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करती है, और फिर वो जब ब्लड टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाता है तब वो आपके नॉर्मल वेन की मदद से हार्ट के पास जाता है। तो पोर्टल वेन लिवर में होती है और इसका काम मेन होता है टॉक्सिसिटी रिड्यूस करना। टीएस ऑफ आर्टरी ड्रॉ करने बोला है और सुपरफिशियल आर्टरीज का लोकेशन बताने बोला है। चलो पहले टॉपिक पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो आर्टरीज और वेन्स के बारे में हमको क्या क्या बताया है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज तीनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन। आर्टरी ब्लड लेकर जाती है हार्ट से ऑर्गन्स के पास, और वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी से ब्लड निकल के बॉडी में जाता है और बॉडी का ब्लड वेन्स की मदद से हार्ट के पास आता है। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरी आर्टरी और वेन के बीच का कनेक्शन है। ओके, आर्टरी का जो आउटर लेयर है काफी ज्यादा थिक होता है, ये देखो आउटर लेयर ऑफ आर्टरी इज थिक, और वेन का आउटर लेयर कंपैरेटिवली थिक होता है, बट इसका मिडल लेयर पतला होता है। सॉरी, आर्टरी का आउटर लेयर पतला होता है, इसका आउटर लेयर मोटा होता है। ये देखो आउटर लेयर इज थिन, मिडल लेयर इज थिक। इसका उल्टा है, इसका आउटर लेयर मोटा है और मिडल लेयर पतला है, ठीक है। और इसके पास आउटर और मिडल लेयर है ही नहीं, एक ही लेयर है कैपिलरी के पास। आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब जो कैविटी होती है जहां से ब्लड फ्लो होने वाला है, ये ल्यूमेन थोड़ा छोटा होता है, और वेन्स का ल्यूमेन थोड़ा बड़ा होता है। इसका ल्यूमेन छोटा है इसीलिए इसमें प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। तो वेन्स का ल्यूमेन बड़ा होता है, आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होता है। आर्टरीज प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कैपिलरी का काम क्या होता है? स्टार्टिंग में कैपिलरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, फिर धीरे धीरे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने लग जाती है। सेमी लूनार वाल्व्स आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, सेमी लूनार वॉल्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेन में सेमी लूनार वॉल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वेन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड एक बार आ गया तो रिटर्न नहीं जाना चाहिए। आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड रिटर्न चला भी गया तो भी प्रॉब्लम थोड़ी ना तो होगा, ऑक्सीजन ही तो है, ऑक्सीजन बुरा थोड़ी होता है बॉडी के लिए। और वे कैपिलरीज के पास वॉल्व नहीं होते हैं। आर्टरीज का कैविटी छोटा है ना, इसीलिए इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, और वेन्स का कैविटी बड़ा है इसीलिए लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करते हैं। और कैपिलरीज पतली होती है, इसके पास एक ही लेयर है, बेचारी इतनी पतली है, ज्यादा प्रेशर हुआ तो कैपिलरी फट जाएगी, इसीलिए इसका प्रेशर भी लो होता है। आर्टरीज का ब्लड फ्लो काफी फास्ट होता है, वेन्स का ब्लड फ्लो काफी स्लो होता है, और ब्लड कैपिलरी में भी ब्लड फ्लो काफी स्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज आपको बताई गई है कि हमारी जो आर्टरीज होती है उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं टेसलेशन। टेसलेशन मतलब ये जो दांत जैसे स्ट्रक्चर है ना, ये इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। अब इसके अलावा आपको और एक चीज बोली गई है, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या होती है? ये हमारी लिवर वाली वेन होती है, ये नॉर्मल वेन से अलग होती है क्योंकि ये स्टार्ट होती है कैपिलरी से, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर कैपिलरीज। फॉर एग्जाम्पल लिवर, मतलब अपना जो ब्लड है वो हार्ट के पास लेके जाने से पहले ब्लड लिवर के पास होता है, उसका पूरा टॉक्सिसिटी कम होता है, उसके बाद वो ब्लड हार्ट के पास जाता है। अब हमारी बॉडी में ना सुपरफिशियली अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ये देखो, तो ये सुपरफिशियल आर्टरीज है। आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो आर्टरीज है जहां से आप पल्स फील कर सकते हो, उन आर्टरीज को सुपरफिशियल आर्टरीज बोलते हैं। तो रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, ये सारे अपने सुपरफिशियल पल्स पॉइंट्स है जहां से हम फील कर सकते हैं। और भी कुछ नाम दिया है क्या सुपरफिशियल आर्टरीज का? 1 सेकेंड ना, लेट मी चेक। हाँ ये देखो, रेडियल, ब्रेकियल, फेमोरल, टेम्पोरल, ये सारे सुपीरियर आर्ट, सुपरफिशियल मतलब जो बाहर बाहर से प्रेजेंट है, जो आप इजीली फील कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सुपरफिशियल आर्टरीज है। तो आपको इनका नाम पूछा गया है इधर पे, ठीक है। और आर्टरी का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहाँ भी बोला है, यहाँ पे भी बोला है, तो आर्टरी और वेन का डायग्राम आपको आना चाहिए। कैपिलरी पतला स्ट्रक्चर है, तो कैपिलरी में जो भी ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो होता है उसका मूवमेंट इजीली फील होता है, और कैपिलरी के थ्रू ही आपके WBCs इजीली ट्रैवल करते हैं। पल्स मतलब क्या होता है? जैसे ही आपका ब्लड फ्लो होता है तो उसके वजह से कैपिलरी में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको बोलते हैं पल्स क्रिएट होना, ठीक है। और ये हमारे सुपरफिशियल आर्टरीज में इजीली फील होता है।
पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट, इसीलिए पल्स काउंट करते हैं। अगर हमारा पल्स रेट नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, और अगर हमारा पल्स रेट नॉर्मल से कम है तो उसको बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया। ये जो वैल्यूज है ये आपको सीईटी और बोर्ड्स दोनों में पूछी जा सकती है। ओके, ब्लड प्रेशर के कॉन्सेप्ट में क्या बताया है, हमारे ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। अभी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, जब हमारा हार्ट, मतलब देखो ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करने से पहले क्या करते हैं, आपको यहाँ पर हैंड कफ बांधते हैं, ये जो पट्टा है ये पट्टा टाइटली बांधा जाता है और हवा की मदद से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और एकदम इधर पे ब्लड रोक दिया जाता है, और फिर डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं और स्टेथोस्कोप आपके एल्बो के पास कनेक्ट करते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर एयर रिलीज करेंगे तो आपका जो ब्लड यहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है, जैसे ही हवा रिलीज किया रुक करके ब्लड आया, और जैसे ही ब्लड आया तो आपका आर्टरी एकदम से ऐसे फूक गया, क्योंकि जो ब्लड पीछे रुका था वो एकदम से झटके से अंदर आया। तो ये झटके से जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और वो कितना होना चाहिए नॉर्मली 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और फिर उसके बाद डॉक्टर हवा रिलीज करते जाते हैं, ब्लड फ्लो नॉर्मल होते जाता है। अब अपना ब्लड नॉर्मल स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो नॉर्मल स्पीड से कितना उसका स्पीड होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो प्रेशर के टाइम पे 120 और नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में 80, जब ये वैल्यू आपको देखने को मिलती है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है ये अलग अलग रीजन की वजह से इंक्रीज हो सकता है या कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उससे पता चलता है कि हमारा हार्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी कि अगर अपना आर्टरीज इनइलास्टिक हो गया है या आर्टरीज कड़क हो गई है, उम्र की वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, या फिर फैट डिपॉजिट हो गया है। अगर आर्टरीज कड़क हो गई तो उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और अगर फैट डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो उसको अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और ब्लड आगे नहीं जा पाता है, फिर बहुत जोर से ब्लड प्रेशर लगाना पड़ता है। ओके, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, मीनोपॉज वगैरह के टाइम पे भी आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 टू 60 के बीच में है तो ये थोड़ा लो ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई है तो दैट इज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड प्रेशर की, मतलब ब्लड वेसल की डायमीटर कितना है, ब्लड की विस्कोसिटी कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, ब्लड में वॉल्यूम है कि नहीं है, खून है कि नहीं है शरीर में, जेंडर, फिर आपका वेन्स प्रॉपर्ली ब्लड लेकर आ रहा है कि नहीं हार्ट के पास, आप प्रॉपर सो रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन के लिए। नॉर्मली हमारे हार्ट से 5 लीटर ब्लड निकलता है पर मिनट, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो चेंज होता है ना वो इन सारे रीजंस की वजह से होता है। तो ये रीजन हमने पहले डिस्कस किया। ये देखो ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है। फीमेल्स का ब्लड प्रेशर वैसे तो नॉर्मली थोड़ा लो होता है एज कंपेयर टू मेल्स बिफोर मीनोपॉज, लेकिन मीनोपॉज लगने के बाद फीमेल्स को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी ज्यादा होती है क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है। ओके, ब्लड प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर की मदद से मेजर करते हैं। ये एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है, उस पेन को हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। हार्ट को कम ब्लड मिलने की वजह से, कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से हार्ट के मसल्स दुखने लग जाते हैं, और इसके वजह से आपका ब्रेन हिमोरेज भी हो सकता है क्योंकि ब्रेन को खून नहीं मिल रहा है तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो दिमाग की नस फट जाती है। ठीक है, तो किडनी हाइपरटेंशन में कॉज किडनी फेलियर ऑल्सो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ब्लड प्रेशर, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर डिवाइस चेक करते हैं। और मैंने बोला ना 2023 में भी पूछा था, आपको आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस पूछा है, उसका थिकनेस ऑफ वॉल और उसका लूमेन। तो आर्टरी का लूमेन पतला होता है, वेन्स का लूमेन बड़ा होता है। आर्टरी की आउटर वॉल पतली होती है, मिडल वॉल थिक होती है, वेन की आउटर वॉल थिक होती है, मिडल वॉल पतली होती है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन इजीली आने चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होते हैं, जब आपके ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ठीक तरीके से पंप नहीं हो पाता है, तो दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजीना पेक्टोरिस में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। चेस्ट को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, अगर अपने हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिला, ठीक है, हार्ट को खुद को भी तो चाहिए ना ऑक्सीजन, अगर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो हार्ट के मसल्स दुखने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। चेस्ट पे हेवीनेस फील होने लग जाती है, धीरे धीरे ये पेन आपके नेक और आपके लोअर जॉ तक स्प्रेड होता है, और ये पेन थकावट की वजह से होता है जब आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम अपने ब्लड वेसल्स का एक्सरे इमेज निकालते हैं चेक करने के लिए कि हमारे हार्ट में एग्जैक्टली ब्लॉकेज कहाँ पर है। अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, और अगर थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं।
तो एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, जहां पर ब्लॉकेज है, जैसे मेरी नानी का हुआ है, वहां पर ना आपको एक छोटा सा रिंग डाला जाता है और उस रिंग की मदद से फिर आपका ब्लड इजीली फ्लो होता है। और स्टेंट यानी स्मॉल रिंग इज इंसर्टेड। और बाईपास सर्जरी में क्या होता है, जो वेसल पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, उस वेसल को निकाल के आपकी बॉडी की जो दूसरी हेल्दी वेसल है वो रिप्लेस की जाती है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी में होता है। तो नॉर्मली बाईपास सर्जरी में थाई वाली जो वेसल होती है वो वेसल ली जाती है। तो जो आर्टरी ज्यादा हेल्दी है वो आपके बॉडी पार्ट से निकाल के आपके हार्ट के पास कनेक्ट की जाती है। हार्ट ट्रांसप्लांट कब होता है, जब बहुत ही ज्यादा हार्ट फेलियर हो जाए या फिर इंसान एंड स्टेज डिजीज में है तो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। साइलेंट हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। ये भी एक टाइप का हार्ट अटैक है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जैसे एसिडिटी हो जाना, थोड़ा थोड़ा पेन होना, स्वेटिंग होना, चक्कर जैसा आना। साइलेंट हार्ट अटैक के सिम्टम्स इतने सिंपल हैं कि लोग उसको एसिडिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं। और ये मेल्स में ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू विमेन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, आपका हार्ट ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं पे ब्लॉकेज है कि नहीं है, कोई चेंबर ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ईसीजी भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन भी देखने मिलता है या उसका एक प्रिंट आउट भी मिलता है, आपके सारे चेंबर्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका एक ग्राफिकल इमेज देखने मिलता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन है और उसकी मदद से जो ग्राफ हमको मिलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पर हम 10 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। 4 इलेक्ट्रोड्स कहाँ पर लगाए जाते हैं, 2 ऊपर के हाथ में, 2 पैर में, और बाकी 6 इलेक्ट्रोड्स आपके चेस्ट में कनेक्ट किए जाते हैं। और इसकी मदद से आपके बॉडी में पूरा का पूरा ब्लड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्रॉपरली हार्ट पंप कर पा रहा है कि नहीं वो पता चलता है। तो हमको ये जो ग्राफ देखने मिलता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है P मतलब क्या, QRS मतलब क्या, T मतलब क्या। P मतलब क्या कि आपका दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर दूसरा वर्ड यूज किया जाएगा एट्रियल डीपोलराइजेशन। ओके, फिर QRS कॉम्प्लेक्स बताता है कि वेंट्रिकल्स ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और फिर T वेव बताता है कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है रिपोलराइजेशन। रिलैक्सेशन को रिपोलराइजेशन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये आपको एकदम से भी ये याद रखो, बाकी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ईसीजी की मदद से हमको पता चलता है हमारे हार्ट में कोई डैमेज तो नहीं है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसकी मदद से फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकता है। लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी बॉडी का जो लिम्फ है जिसमें हमारे बॉडी के WBC सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ना होता है। आप अपने ब्लड में से RBC निकाल दो, प्लेटलेट्स निकाल दो और बड़े प्रोटीन्स निकाल दो, तो जो फ्लूइड बचेगा उस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। दिखने में ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें बहुत सारे WBC सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स एटसेट्रा, क्योंकि ये WBCs बनाता है। ओके, ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। मैंने बहुत कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं डिटेल में पढ़ा सकूं। अगर आप लोग अपने CET एग्जाम, अपने नर्सिंग एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा बायो सिलेबस लाइव कराया जाएगा, 2 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। अगर आप वरदान बैच ज्वाइन करते हो तो आपको 3 से 4,000 MCQs वाला मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। और अगर लेक्चर्स नहीं देखना है तो सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, लेकिन मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट के बिना CET एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मैं सीधा बोल रही हूँ। और जिसके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हमारे ऐप पे हमने आपको 1000 फ्री MCQs दिए हैं, तो आप वो MCQs सॉल्व करो। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है और उसके लिए जो हो सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बदले में मुझे क्या चाहिए, बस आपका प्यार, सपोर्ट। चैनल को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। और अब मैं आऊंगी जल्दी चैप्टर नंबर 9 के साथ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड आई विल ब्रिंग यू chapter number 9 very soon. So all the best everybody, take care, thank you.